वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भाई हम? ज्योग्राफी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी। अब जियोग्राफी जो वर्ड है, आप देख रहे हो कि ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो उससे मिलकर बना है। एक जियो, एक वर्ड है जियो, दूसरा है ग्राफी। राइट? जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या है? जियो बेसिकली अर्थ की बात की जाती है। वैसे हम इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन जियो को बेसिकली हम अर्थ के तौर पे लेते हैं। ग्राफी उसका कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना है, ये सब। तो ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से प्री रिक्विजिट कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो लेना है आपको। पहला है एटलस। स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं आप लोग, उसका ऑक्सफोर्ड का, या कोई और भी एटलस ले सकते हैं, लेकिन एटलस आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा आपका डायग्राम। डायग्राम्स मतलब जो होंगे, मैं देता रहूंगा आपको, डायग्राम से हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरी चीज इसमें जो जरूरी होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब डायग्रामेटिक स्टडी हमेशा ज्योग्राफी की होती है। बिना डायग्राम के इसको स्टडी करना ज्योग्राफी को मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टडी ज्योग्राफी विदाउट डायग्राम्स। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। अच्छा, कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है। देखिए, ओरिएंटल लॉगमैन का एक एटलस आता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, या कोई भी एक स्टडी पब्लिकेशन है, कई सारी तरह की पब्लिकेशंस हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का हो, ओरिएंटल लॉन्गमैन का हो, कोई भी हो, एक एटलस आपके पास होना होना जरूरी है। दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर यूपीएससी दिस लेक्चर। ठीक है ना? बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो बुक्स ये तो आप लोगों ने खरीद ही लिया होगा, एटलस सबके पास है एवरीवन? पहली रिक्विजिट जो है वो एटलस है। एटलस कौन सा है आप लोगों के पास? ऑक्सफोर्ड का है? है भाई? ठीक, ओके। एक ऑक्सफोर्ड का बस आप एड्रेस रखें तो ठीक है। दूसरा, बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, जीसी लियोंग बहुत फेमस किताब है, पतली सी किताब है, इसको लोग प्रेफर करते हैं। अच्छी किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत अच्छी किताब है, तो इसको लोग अक्सर 90% जैसे लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से जीसी लॉन्ग भी पढ़ते हैं लोग, जीओसी लॉन्ग, लेकिन अब उतनी रेलेवेंट नहीं है। जिसका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, उसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो पढ़ी जाएंगी, और जिसको मैं बताऊंगा भी। लेकिन उसमें जो बहुत सारी चीज़ें, फीचर, फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं, नाम वगैरह दे रखे हैं, वो आजकल ज्योग्राफी में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं रह गया है। ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट आने के बाद, इन्वायरमेंट जब से ईवीएस आया तब से उतने डेप्थ में जाके ज्योग्राफी को क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कि मतलब एक एक फीचर से एक एक जगह पे जाके क्वेश्चन पूछे जाएं, तो एक फिनोमिनाज के बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए जीसी लियोंग जो है वो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ठीक है, बट रटाफिकेशन वाला जो पार्ट है, फैक्चुअल पार्ट है, उस वो ज्यादा ठीक नहीं है। मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा। जीसी लियोंग लेना है, लेकिन जीसीएन लॉन्ग ले लीजिएगा। उसमें सर हमें सेलेक्टिव ही पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी भाई सविंदर सिंह बहुत फेमस किताब है, जरूरी नहीं है अभी आपके लिए। अभी जो जरूरत है वो डीआर कुल्लर भी बहुत फेमस किताब है, लेकिन इनमें से कोई किताब अभी आपको नहीं लेनी है। ना ही ये सविंदर सिंह लेनी है अभी फिलहाल, ना ही ये लेनी है। आपको बेसिकली रिलाई करना है एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है। ज्योग्राफी में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले हमारे टाइम पे जो है ज़्यादा डेप्थ में पूछा करता था, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो गो फॉर एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए ज़्यादातर एनसीईआरटी, बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, चाहे वो डीआर कुल्लर से लेना हो, सविंदर सिंह से लेना हो, माजिद हुसैन से लेना हो, आई विल टेक इट। मैं खुद ही ले लूँगा, आपको पढ़ा लेक्चर में ही मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। वो डीआर कुल्लर भी क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, सविंदर सिंह भी पढ़ी हुई है, माजिद हुसैन भी पढ़ी हुई है, तो आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। हमारे नोट्स से हम करवा देंगे उसको। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना यह है कि एनसीईआरटी को अपने साथ रखना है, और मुझे फॉलो करना है लेक्चर्स में। बस ये काम करना है। ठीक है, और फॉलो करते रहिए। लेक्चर मत मिस करिए, आपका सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमारी स्कीम कैसे होगी, लेक्चर हम कैसे देंगे, कैसे बात करेंगे? एक तो हमारा होगा, सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात शुरू करेंगे। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं इसको हम लोग। इसमें सबसे पहली चीज होती है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से पहले एक और चैप्टर होता है, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई यूनिवर्स ऐसा है, कौन से फोर्सेस में काम करते हैं। एक लेक्चर उसका हो जाएगा आपका। वो मैं फिजिकली लूंगा, मतलब वो जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा तब मैं उसको लूंगा एक दिन, यूनिवर्स वाला लेक्चर। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आम सामने फ्रंट टू फ्रंट बात होगी, तो थोड़ा सा ऑफलाइन में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसकी रिकॉर्डिंग है, वैसे दे दूंगा आपको, लेकिन वो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें फिनोमिना समझाने में ना थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह लगती है, तो उसमें जब सामने रहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए उस चैप्टर को हम अभी साइड करेंगे।
लेकिन पढ़ना हमें वो भी है, यूनिवर्स वाला वो मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह पढ़ा दूँगा। उसमें हम लोग यूनिवर्स के बारे में प्लैनेट्स वगैरह की प्लैनेटरी मोशन वगैरह उसमें कुछ फिजिक्स के लॉज़ भी लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैल्कुलस लॉ है और चीज़ें, तो उस पे हम बात करेंगे थोड़ा। और उसके अलावा जो है बिग बैंग थ्योरी वगैरह होती है उसके अंदर और रेड शिफ्ट थ्योरी है, ये यानी यूनिवर्स के बारे में एक चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी में। वैसे साइंस का चैप्टर भी है, उसमें ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी पढ़ते हैं उसको। तो वो हम एक चैप्टर हमारा है जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्योर ज्योग्राफी शुरू होती है वो शुरू होती है जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब जियो मतलब अर्थ का, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात होती है, जियोमॉर्फोलॉजी पे हम लोग बात करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस चीज़ को आप जाने के सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, क्लाइमेट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग एटमॉस्फेयर के नाम से पढ़ते हैं, कुछ लोग क्लाइमेटोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन है वही चीज़। क्या नाम है, यानी कि जमीन को पढ़ना, ये लैंड को पढ़ने वाली बात हो गई, ठीक है। और ये एयर को पढ़ने वाली बात हो गई, एयर या मतलब उससे रिलेटेड चीज़ है। और ये जो है ओशियन वाटर पढ़ने की बात हो गई, ठीक है। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, अलग अलग, मैंने बोला कि अलग अलग नामों से जानते हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये पूरी पूरी यूनिट है, एक तरह से एक सब्जेक्ट है पूरा। यानी कि ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं मेन फिजिकल ज्योग्राफी में, और आपका 50% से ज़्यादा लेक्चर, 50 to 60% लेक्चर यही है, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और आपका जो है ओशियनोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये मेन होता है ये। इसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में सारी बातें करते हैं, फिजिकल फीचर्स क्या है क्या नहीं है उस पर बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। और उस तीसरा जो होता है हमारा ओशियनोग्राफी, जिसमें हम ओशियन के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि वो ओशियन कैसा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीज़ है। और इस सब में आपके लिए रेलेवेंट जो है वो एटलस रेलेवेंट है, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी, बात समझ में आ रही है इसमें? ओके, ठीक है। लैंड और एयर और ओशियन, ओशियन मतलब वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके किसके बारे में बात किया हमने? करेंगे हम लोग, मैंने बताया किस किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई। हम लोग जो है एयर के बारे में भी, वाटर के बारे में भी, और एयर वाटर, और इसके साथ साथ क्या है हमारा एयर वाटर एंड लैंड, तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी और फिर इन तीनों को मिला के हम बायोस्फीयर के बारे में, इन्वायरमेंट में बात करेंगे। तो आजकल हमारा ये सब कहानी चलती रहती है। उसके बाद में ये हमारा स्कीम होगा। तो सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होने के बाद फिर ये तो, और ये तीनों ही अगर आपने पढ़ लिया समझ लो ज्योग्राफी आपको आ गई। असल ज्योग्राफी यही है, ये 3 चीज़ें आपने पढ़ ली, साथ में बायोस्फीयर को रिलेट कर लिया, सो समझ लीजिए आपको ज्योग्राफी आ गई। और ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, एक एक जो चैप्टर है या एक एक यूनिट जो है ये 50% सिलेबस आपका, मतलब ये तीनों मिलाकर चारों 50% ज़्यादा सिलेबस आपका कवर कर देंगे, 50 to 60% सिलेबस। उसके बाद में फिर इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया की ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हम अपने पढ़ने के नजरिए से डिवाइड करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो कि जैसे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इसके बाद बात करते हैं उसी तरीके से हम लोग जो है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, कि इंडिया में लैंड कैसा है, इंडिया में जो है किस किस तरह का ज़मीन है, किस तरह के पहाड़ है, किस तरह की नदियाँ हैं, किस तरह की, ये सारी चीज़ें हम उस पर बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि उसका लैंड, उसका माउंटेन, उसके रिवर्स, उसके आसपास जो भी पेनिनसुला है और उस कोस्टल एरियाज हैं, उन सब के बारे में फिजिकल फीचर्स की पहले बात करते हैं। फिर यहाँ की डेमोग्राफी वगैरह के बारे में, इकोनॉमी कैसी है क्या है इसके बारे में। तो इंडिया के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इंडिया से वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से भी आते हैं लेकिन कुछ रेलेवेंट चैप्टर से। उसके बाद में फिर आपका होता है, मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा, करने के लिए आप लोग प्रेजेंट करेंगे एज कॉन्टिनेंट्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं, या आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। बेसिकली मैं एक लेक्चर दूंगा लेकिन प्रेजेंटेशन हर किसी का देना होगा आपको। मैं डिवाइड करूंगा, एशिया किसी को, यूरोप किसी को, अमेरिका किसी को, अफ्रीका। इसको मैं जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आपको इसका प्रेजेंटेशन देना होगा। और मैं इसको वैसे आपको बताता हूँ, हर साल बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे किसी 2 लोग मिलकर एशिया तैयार करेंगे, 2 लोग मिलकर यूरोप तैयार करेंगे, और पूरा प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन होगा इसका। लेकिन मैं सारे का लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको भी देना है, ताकि आपको ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बारे में अच्छे से पता चल जाए। ये जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड सो ऑन, तो जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, या इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड लेते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को लेते हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आई होप कि आपको स्कीम ऑफ लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया?
समझ में आया? ठीक है, तो पहले यही चीज़ें समझ लें कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी और व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखें इसको क्या है कि जियोग्राफी, जियो मीनिंग और स्पेन क्या है ज्योग्राफी का। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का क्या मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, स्टडी करना उसको, ग्राफी करना उसका आउटलुक देखना, ठीक है, विच मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। बेसिकली जियोग्राफी इसीलिए बनाई गई है कि इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ज्योग्राफी को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूपीएससी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे जनरली हम लोग जो है यूपीएससी तो मैंने आपको बता दिया हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो नॉर्मल जो बुक्स हैं वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। किसमें डिवाइड करती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग उसमें लैंड फॉर्म की बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, लैंड फॉर्म की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हाइड्रोस्फेयर की और बायोस्फेयर की, चार कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया लैंड फॉर्म जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जियो, बेसिकली लैंड फॉर्म जहां हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा एटमॉस्फेयर को जहां हम पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं और क्लाइमेटोलॉजी भी बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर जहां हम पढ़ते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी या ओशनोग्राफी बोलते हैं। और तीसरा चौथा हमारा आता है इन तीनों का इंट्रैक्शन पॉइंट, यानी लैंड वाटर और एयर जहां मिल जाएगा, ये बीच का पार्ट जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बायोस्फेयर, जहां पे तीनों चीजें मिलेंगी। तो बायोस्फीयर की हम बात करेंगे और बायोस्फीयर में ही ह्यूमन रहता है, उसका एग्जिस्टेंस बायोस्फीयर के अंदर ऊपर आएंगे। उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, उसमें उसका हैबिटेशन कैसा है, कैसे रहता है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैसी है, एग्रीकल्चर कौन सी करता है, कौन किस टाइप का एग्रीकल्चर है, क्या है, इंडस्ट्री कैसी है, रिसोर्सेज क्या है, इन सब के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। यानी कि दो तरह से हमारे पास ज्योग्राफी के पढ़ाई पढ़ी जाती है। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, लैंड फॉर्म, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, लैंड एंड एयर, ये सब हम लोग देखते हैं। और दूसरा बायोस्फीयर में लाइफ के बारे में, जो लाइफ है, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसके बारे में बात करते हैं बायोस्फीयर के अंदर। और आपका जो है हैबिटेट वगैरह के बारे में, ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में, और ह्यूमन जो है उसका पॉपुलेशन, और आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। गैरिंग समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो हम करते हैं, क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हमारा सोलर सिस्टम, ये पूरा यूनिवर्स जो है उसके अंदर आपके बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में हमारे एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक हमारा सोलर सिस्टम है। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन स्टार्स में से एक स्टार हमारा सन है, और उस सन के चारों तरफ जो है वो बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से मतलब आपको पता है प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड सब चक्कर लगा रहे हैं बहुत से, तो कॉमेट, ये सब। तो उसमें से एक प्लैनेट जो है जो चक्कर लगा रहा है वो हमारा अर्थ है, हमारा डियर अर्थ। उस अर्थ के उस अर्थ में जो है आपके हमने 7-8 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी आपको पता है एक और जीरेंडिया वगैरह करके एक और कॉन्टिनेंट खोजा है लोगों ने, मतलब उसका नाम रख दिया था तो पहले से पता, लेकिन जीरेंडिया वगैरह। तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जहाँ पे 1/3 तो आपका ज़मीन है, बाकी सारा जो है वाटर है, और उस 1/3 ज़मीन के एक छोटी सी कंट्री में के छोटे से शहर में बैठकर हम लोग अपने आप को, और उसके छोटे से किसी घर में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर हम सोचते हैं कि हम दुनिया में सबसे, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे बड़े हैं, सब चीज़ पे हमारा कंट्रोल है। तो ये एक बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर यूनिवर्स में हम देखते हैं, यूनिवर्स के इस तरह से स्टडी करने के बाद हम पहुँचते हैं अर्थ पे। और अर्थ को हम लोग कैसे देखते हैं, अर्थ को हम लोग स्टडी करते हैं कि अर्थ जैसा है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ ज्योग्राफी के जो ज्ञाता लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हमें इसको पढ़ने का एक कुछ तरीके बताए हैं,
जो कि हमें समझने की ज़रूरत होती है कि उसमें कैसे मेजरमेंट लेंगे, कैसे पता चलेगा अर्थ कहाँ है। देखो आपको पता है अर्थ स्फेरिकल शेप में है लगभग, ठीक है? और स्फेरिकल शेप में होने की वजह से उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। किसी स्फेयर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या? आप देखो जैसे ये अगर कोई लाइन है तो उसका आप स्टार्टिंग या एंड पॉइंट बता सकते हो। एक लाइन है, ये रेक्टेंगल है, कोई ये चीज़, स्टार्टिंग या एंड पॉइंट आप उसमें फाइंड कर सकते हो, बता सकते हो। एक लाइन का तो बता सकते हो, ठीक है ना? लेकिन एक सर्कल का या एक स्फेयर का आप स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोलोगे? क्योंकि वो तो हर तरफ से गोल है ना? है कोई कोई पता है कि क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट किसी को? सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता है किसी को? है भाई? या स्फेयर का कोई? तो अगर हमें बताना हो कि अर्थ इस जगह पे है, तो उस जगह को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन कि अर्थ इस जगह पे है? जैसे मान लीजिए कि एक गोला हमें दे दिया, ठीक है? गोल गोल कोई चीज़ दे दी, लेट से ऐसे कुछ गोला है, उस गोले में आप कैसे बताएंगे? जैसे मैं सर्किल है जिसमें मेरी पिक दिख रही है, मैं जो दिख रहा हूँ, इसी सर्किल में आप देखें, ठीक है? आप कैसे बताएंगे? क्या मैंने सर्च कर दिया, ये क्या हो गया? वो दिख रहा है। इसके अंदर आप कैसे हमें बताएंगे? देखिए जो बच्चे ये सर्किल है, ठीक है? अब इस सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और मतलब ये अगर पूरा सर्किल हो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? कोई स्फीयर है, इसमें कहाँ से कौन सी चीज़ शुरू हो रही है हमें कैसे पता चलेगा? कुछ कोई रेफरेंस है, कोई पॉइंट है? ये अगर गोल गोल है ऐसे स्फीयर, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से? हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे? कहाँ से बता सकते हैं बताइए? कोई है स्टार्टिंग पॉइंट? कोई चीज़ है? सर्किल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है ना? तो फिर हम रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस के हिसाब से हम लोग उसको जगह बताते हैं कि कहाँ पे ये जगह है, पोजीशन क्या है इसकी। रेफरेंस पॉइंट लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? तो अर्थ पे भी इसी तरह से हमने कुछ लाइनें खींच दी हैं अपनी स्टडी के लिए। कोई अर्थ पे ऐसी लाइन नहीं है, ठीक है ना? प्लीज कीप इन माइंड कि अर्थ पे कोई ऐसी आपको लाइनें नहीं दिखेंगी, ठीक है ना? कि कोई लाइन हो, लेकिन हमने अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ने के लिए, हमने जो है अर्थ को कई पार्ट्स में कई तरह से डिवाइड किया। जैसे ये हमने अर्थ लिया, और अर्थ लेने के बाद में हमने उसके ऊपर लाइनें खींच दी, ठीक है? ऐसे लाइनें खींच दी, ठीक है? अब ये लेटी हुई लाइनें थी तो इनको हमने लेटीट्यूड बोल दिया, और हमने इसके ऊपर ऐसे जो है ऐसे ऐसे खड़ी हुई लाइनें भी खींच दी, और ये लॉन्ग लॉन्ग थी तो इनको हमने क्या बोल दिया? लॉन्गिट्यूड बोल दिया। क्या बोल दिया? लॉन्गिट्यूड। तो हमने दो तरीके से बात की, एक बोला लेटीट्यूड, दूसरा बोला लॉन्गिट्यूड। और इसके हिसाब से जैसे ये इंट्रैक्शन पॉइंट था, ये इस पॉइंट पे हम बता सकते हैं ना ये पॉइंट कहाँ पे है? जाहिर सी बात है, एक कोई लॉन्गिट्यूड ये हमने नाम दे दिया, ये वाला लॉन्गिट्यूड, दूसरा ये वाला लॉन्गिट्यूड। ये पॉइंट हम यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है उस पोजीशन को हम उसका पोजीशन बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। वही इसी चीज को पोजीशन बताने के लिए, जैसे ये पोजीशन कहाँ पे है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम लोग जो है ये पता लगाते हैं पोजीशन वगैरह का। इसी तरीके से बहुत कुछ पता चलती है कि टाइम का बदलने का, और टाइम कैसे चेंज होता है, और उसके अलावा जो है आपका पोजीशन कहाँ पे है, मौसम कैसे बदलते हैं, इस सब चीज़ों का रिलेशन जो है हम पढ़ेंगे किससे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें पढ़ने की जरूरत। अच्छा रिदा, आपको पता है मौसम कैसे क्यों बदलते हैं? जी नो, बात समझ में आ रही? तो ये जो है आपका, यानी ये जो लाइन है बीच में, हमने अगर अर्थ के बीच में से एक लाइन बोला और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है ना? इक्वेटर, भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं, ये है। और ये यहाँ पे जो इसकी डिग्री होती है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इससे ऊपर ऊपर जो होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफी में आपको पता है। और नीचे वाला जो इसके होता है इसको साउथ बोलते हैं, राइट? और ये यहाँ से अगर एक लाइन हमने ये से खींच दी, और इस लाइन से हमने ये एंगल मेजर किया अर्थ के सेंटर से यानी इक्वेटर से, तो ये हमारा 15 डिग्री आया, तो हमने इस लाइन को बोला 15 डिग्री। इसी तरीके से हमने ये वाली लाइन खींची और ये वाला हमारा जो आया तो ये 30 डिग्री आया, तो हमने इस लाइन को 30 डिग्री बोला नॉर्थ, क्योंकि ऊपर है तो नॉर्थ, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला हमने ये वाली लाइन देखी और इसका जब हमने डिग्री मेजर किया तो 45 डिग्री आया। आप डी में हमें मेजर करते रहे होंगे, बचपन में देखते रहे होंगे, डी में मेजर करते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है, ठीक है? ये लाइन 60 डिग्री कहेंगे, इसको 75 डिग्री, और ये जो है एकदम आपको पता है परपेंडिकुलर जो होता है इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। मैथ इतनी तो पढ़ी होगी बचपन में, तो समझ में आया होगा बात, ठीक है? तो ये वाली 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं
एक मिनट। ठीक है, तो देखें मैंने बताया कि ऐसे हम लोग लाइनें खींचते हैं। लाइनें क्यों खींचते हैं उसकी वजह है, देखिए लाइनों से हमें पोजिशनिंग की पता चलती है, पोजीशन पता चलता है कि, और इससे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि कहाँ पे। ओके ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रिदा, देखो रिदा को समझने की कोशिश करो। ये इक्वेटर हाफ हाफ, इक्वेटर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है अर्थ को। ये वाली लाइन जो है ये सबसे बड़ी लाइन होती है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर, जो हाफ हाफ पार्ट में दो डिवाइड करती है। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नॉर्थ साइड में ऊपर वाले को, और साउथ हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, ठीक है ना। सो हेमिस्फीयर अर्धगोला, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और इससे साउथ में जो होगा वो यानी नीचे के साइड में जो होगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ये जो ऊपर होगा इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो नीचे होगा इसको साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे। और ये डिग्री कैसे मेजर कर रहे हैं मैंने बता दिया, अर्थ के सेंटर से लेते हैं। तो ये हमें सामने तो दिखती है, ऊपर ऊपर ऐसे एक लाइन दिखती है सीधी सीधी, तो इसमें आदमी पूछ सकता है कि ये सीधी सीधी लाइन है तो आप डिग्री कैसे इसको बोल रहे हैं कि इतनी डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। तो ये हमने अर्थ को काट के दिखा दिया कि इसके सेंटर से हमने इसको लिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको डिग्री बोल रहे हैं। गैरिंग समझ में आई बात। जैसे अर्थ पे अगर हम एक लाइन खींचे ऐसे 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लेट से इसको बोले 45 डिग्री, और ऊपर है तो नॉर्थ बोले, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ बोले, और इसको यहाँ पे नीचे 45 डिग्री खींचे और 45 डिग्री साउथ बोले। तो आदमी हमसे पूछ सकता है कि ये कैसे डिग्री है, ये मतलब डिग्री कैसे, डिग्री तो हमने ऐसे दिखा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मेजर कर लीजिए सेंटर से। जैसे आप डी में खींचते हैं तो यहाँ से ले लीजिए, और ये वाला यहाँ से इसको ले लीजिए, ये जो डिग्री आएगी, या यहाँ से इसको लीजिए और यहाँ पे नीचे से इसके सेंटर से ले लीजिए, जो डिग्री आएगी दैट इज योर, अगर ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ, और जितनी भी डिग्री आ रही है डी में आप मेजर करें, डी के अंदर जो डिग्री होगी ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे, इस लाइन को वही डिग्री बोलेंगे। गैरिंग अभी मुझे लगता है कि रिदा थोड़ा समझ में आया होगा, आया है। देखो ये वाला जो एंगल होता है डी में कभी देखा होगा, ये वाला एंगल होता है ना 15 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला एंगल को 15 डिग्री बोलते हैं। ये जैसे ये है तो ये इसको बोलेंगे 30 डिग्री, ये वाला है 45 डिग्री, ऐसे बोलते हैं ना, ये बच्चों ने पढ़ा है। तो ये जो लाइन है इसको अगर सीधा हम कर देते हैं तो ये 30 डिग्री लाइन बोली जाएगी, इसको बोलेंगे 45 डिग्री, इसको बोलेंगे 60 डिग्री, एस एंड सो ऑन। और ये 0 डिग्री है तो इसको 0 डिग्री बोलेंगे, ये 15 डिग्री हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड होता है वो हम ऐसे डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। ऊपर की साइड वाले लैटिट्यूड को हम 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन ऐसे बोलते हैं। और नीचे वाले को हम बोलते हैं 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। गेटिंग नदीम, तुम्हें तो क्लियर होगा ये बात, तुम्हें तो कुछ बताने की समझ में आ ही रहा होगा, है भाई। ठीक है रिदा, तुम्हें क्लियर है। ठीक है, तो आप एक बार बना के देखेंगे। अब आप अपना एटलस निकाल के और उसमें आप देखिए, एटलस निकाल के आप देखें, और एटलस में आपको ऐसे लाइंस, ऐसे जो है एटलस जो भी है आपका, उसके अंदर आपको ऐसे 0 डिग्री लाइन, फिर आपको यहाँ पे 23.5 डिग्री लाइन मिलेगी, 23.5 डिग्री लाइन। कितनी डिग्री लाइन? 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ दिखेगी, ठीक है, दिख रही है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये है आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर दिखेगा। फिर एक आपको दिखेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे नीचे दिखेगा 23.5 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे है 23.5 डिग्री साउथ में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बीच वाले को बोलते हैं आप इक्वेटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? आई बात समझ में? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलेंगे आप इक्वेटर, ओके। 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, एंड दिस 0 डिग्री इज इक्वेटर। आपके यूपीएससी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज से जो है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होके जाती है, और कौन कौन सी कंट्रीज से जो है आपका जो ये क्या नाम है आपका इक्वेटर होके जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेट क्वेश्चन रहा है और बहुत बार पूछा हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हैं?
सो लैटिट्यूड जो होते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो दैट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस है। ऑल लैटिट्यूड जो है वो एक ही सर्किल, एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, मतलब एक ही चारों तरफ देखो सब सर्किल बना रहे हैं, ऐसे पूरी अर्थ पे ऐसे सर्किल बनाते चले जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। दे आर कॉल्ड पैरेलल, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए एक लाइन देखो ये लाइन है ना, पैरेलल, पैरेलल लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके, दीज आर पैरेलल लाइंस, दिख रहा है ना, ये सब पैरेलल लाइंस है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पैरेलल लाइंस। गेटिंग, समझ में आ रहा है? दे आर कॉल्ड पैरेलल, वो और पैरेलल्स कभी एक दूसरे को, जाहिर सी बात है पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आपको पता ही है। 7 साल चलते हैं लेकिन मिलते नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे दो रेल की पटरियां होती है ना, गाना भी तो है, 7 साल चलते हैं लेकिन मिलते नहीं मिलते हैं, ऐसे कुछ समथिंग करके। अच्छा ठीक है, वेल ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर दैट यू मस्ट नो कि ये देखें, ये वाला जो है 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ये लाइन इक्वेटर वाली लाइन होती है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये वाली लाइन जो है इक्वेटर वाली लाइन है, ये वाली, ठीक। इसके बाद में ये वाली लाइन यहां से 23 डिग्री एंड हाफ मैंने बताया नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा नीचे आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इससे ऊपर 60, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, और आप देखिए ऊपर जाके देखिए ये पोलर जोन जहां पे है, यहाँ पे ये बोलते हैं आर्टिक सर्किल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्किल। और नीचे आप 66.5 डिग्री पे चले जाते हैं साउथ में तो बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। नीचे ऊपर वाला जो है ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है और नीचे 90 डिग्री पर साउथ पोल होता है। ये इसी तरीके से चलती है चीजें। आपको ये समझ में आया होगा कि 23, अब ये 23.5 डिग्री का क्या सीन है ना, तो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो अर्थ है ना, वो अर्थ जो है वो आपको पता है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, बल्कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, हमारी अर्थ जो है वो ऐसे एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है ना, ये टिल्टेड है। तो टिल्टेड कितने हैं वो, अगर आप देखेंगे कि कैसे टिल्टेड है तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो है ये 23.5 डिग्री, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 23.5 डिग्री, ठीक है। ये एक मिनट दिखाता हूं, आप देखें इसको, ये सीधी लाइन अगर लेते हैं और हम इधर वाला, ये इधर से ये नॉर्थ पोल यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको साउथ पोल नजर आएगा, यहाँ जो एंगल ये बना रही है दिस इज योर 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। ये एंगल जो है 23.5 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये अगर सीधी लाइन हम खींचते हैं ऐसे तो इक्वेट आपका नॉर्थ पोल यहाँ आएगा 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री साउथ में साउथ पोल आएगा। तो हमारी अर्थ जो है टिल्टेड है, आपने आपको पता है एक्सिस पे टिल्टेड है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है। ये अगर हम इक्वेटर खींचें तो ये इक्वेटर आएगा, ये नॉर्थ पोल आएगा, ये साउथ पोल आएगा, ये हमारा इक्वेटर है। तो हमारा अगर हम इसको ऐसे 0 डिग्री पे ऐसे कुछ खींचना चाहें तो ये जो लाइन हमारी होगी ये 23.5 डिग्री यहाँ पे होगा, मतलब ये, और ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर यहाँ पे आएगा, साउथ पोल यहाँ पे आएगा, ये नॉर्थ पोल आएगा, ठीक है, इक्वेटर आएगा। तो आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन बनती है, इस तरह की कोई चीज बनती है, तो हमारे लिए मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मौसम जो बदलेगा वो इसी वजह से बदलेगा क्योंकि ये अल्टिल्टेड एक्सिस पे है, ये सीधी सीधी नहीं है, सीधी होती तो कहानी बदलती नहीं, लेकिन ये बदलती कैसे है उसको देखेंगे। अर्थ सन के चारों तरफ, ठीक है, एक इलेप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाती है, यानी ये जो सन है यहाँ पे एक फोकस पे होता है, अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है इलेप्टिकल पाथ पे, ठीक। अर्थ यहाँ पे यानी कि एक बार ये सन के बहुत करीब होती है, एक बार दूर होती है, ठीक है, और ये ऐसे रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, ठीक है, ये ऐसे आपका ये टिल्टेड एक्सिस पे, ठीक है,
ये ऐसे रोटेशन करती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और सन जो लाइट रेज होंगी ये साउथ पोल पे, यहाँ जो साउथ पोल ये वाला पार्ट है, जब इधर से रेज आ रही होंगी तो नॉर्थ पोल पे तो पड़ेंगी ये रेज आके, लेकिन बताइए क्या साउथ पोल पे पड़ पाएंगी? ये यहीं तक जाएगा, यहाँ से फिर ये आगे यहाँ पे जाएंगी नहीं, यहाँ अंधेरा रहेगा। ये पूरा रोटेट भी हो जाएगा तो भी अंधेरा रहेगा। अब देख लीजिए, ऐसे ये घूम जाएगा तो भी अंधेरा रहेगा ना, क्योंकि ये इस जगह पे पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कोई ये देखें, आप मैंने अगर आपके सामने देखिए, यहाँ ये पेन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दिख रहा है। अब आप मैं ये पूरा रोटेट भी कर दूं तो क्या रिदा आपको ये वाला पार्ट दिखा? हाँ, रिदा मान लो सन है, समझिएगा रिदा, आप सन हो, ये वाला पार्ट देखो आप, ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट पार्ट, और ये वाला इधर भी कैप का वाला पार्ट है ऊपर, और मैंने ये टिल्टेड कर रखा है, और मैं आप सन हो समझ लो, आपको दिखा तो मतलब मान लो वहां पे उजाला हो गया। तो ये मैं पूरा रोटेट कर दे रहा हूँ, 24 घंटे में ऐसे रोटेट पूरा रोटेट हो गई। क्या आपको ये वाला पार्ट दिख पाया? ये ऊपर वाला पार्ट दिखा, और ये वाला पार्ट 24 घंटे दिखता रहा। अच्छा आप देखें, ये वाला पार्ट दिख रहा है जो जिसमें कैप का वो नहीं है, आपका कैप का खोल नहीं है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी कि वो हैंगर नहीं है। अब मैं इसको घुमाऊंगा और आपको ये वाला दिख रहा है, ये जिसपे हुक, जो ये हुक लगा हुआ है, दिख रहा है। अब जो जिस पार्ट पे ये हुक लगा हुआ है, ये यहाँ पे उजाला है, और आपको ये भी पार्ट दिख रहा है, साथ साथ ये भी दिख रहा है, साइमल्टेनियसली यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दिन है, ठीक, और इसके जस्ट पीछे सन की लाइट नहीं पड़ पा रही है, मतलब यहाँ पे रात है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो 24 घंटे में रोटेट हो रहा है। अब आप देखें इसके जस्ट पीछे ये पेन का जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे आफ्टर जो है दिन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले भी दिन था, अभी भी दिन है, ओके। और अब फिर दोबारा से यहाँ पे दिन हुआ, यहाँ पे रात हो गई थी, यहाँ पे दिन हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले भी दिन था, अभी भी दिन है। लेकिन आप ऊपर वाले पार्ट पे देखिए, वो आपको एक बार भी दिखा, विजिबल हुआ ऊपर वाला ये वाला पार्ट? टिप नहीं हुआ ना, नहीं हुआ एक बार भी, पूरे रोटेट होने के बावजूद हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, हुआ क्या? जब नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पे रात ही रात रही, यहाँ पे रात ही रात रही, यहाँ पे दिन ही दिन रहा। तो ये चीज होती है अर्थ पे कि मतलब 6 महीने तक, जब देखो आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पार्ट है, ये जो पोजीशन है, ये चेंज होती रहती है। यहाँ पे ये सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये साउथ पोल, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ पा रही है, पूरा रोटेट हो जाएगा तब भी नहीं पड़ेंगी। लेकिन ये सिचुएशन जब यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फिगर को दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, देखें, ये देखिए ये सन की रेज पड़ रही हैं, मतलब ऐसे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब बताइए अगर सन की रेज यहां से आ रही हैं इस पोजीशन पे, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक। आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल पे तो लाइट बिल्कुल नहीं पड़ पाएगी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पे है और लाइट नहीं पड़ रही है, सीधी निकल गई। यहाँ पे साउथ पोल पे पूरी लाइट पड़ रही है, फुल लाइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरा दिन रहा, जैसे मैंने आपको दिखाया, दिख रहा है? हैंग हो गया क्या? मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है, ये सबसे पहली चीज मैंने बताया कि जो है सबसे लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, एक बात ये समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। और ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे 23.5 डिग्री पे आपका साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इन दोनों के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे हीट सरप्लस होता है। हीट सरप्लस क्यों होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद में नॉर्थ पोल से जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाते हो, कहाँ जाते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक, ये जो आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आप चलोगे तो ये वाला जो होता है टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है। और इसी तरीके से कैंसर से जब आप नीचे जाओगे और अंटार्कटिक जोन तक, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप पोलर जोन में जाओगे तो बहुत ठंडी होगी, और यहाँ पे भी पोलर जोन में बहुत ठंडी होगी। यानी कि जब आप आर्टिक सर्कल से पोल की तरफ जाओगे तो ठंडी होगी,
और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से पोल की तरफ जाओगे तो भी ठंडी होगी, ये आपको दिख रहा होगा। और ये वाला जोन जो है सबसे गर्म जोन होता है। अच्छा, ये गर्म जोन क्यों होता है, उसकी वजूहात है, उसकी वजह है कि गर्म जोन ये क्यों होता है, यहाँ पे ये जो गर्म जोन है ये क्यों है, वाई दिस इज हॉट जोन, इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ पे जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है और जो हमारे यहाँ प्रेशर सिस्टम है विंड वगैरह का, वो सारी बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि देखें आप, अर्थ जो है उसको वो कैसा है, वो अर्थ जो है वो एक टिल्टेड एक्सिस पे स्फेरिकल है और उसमें टिल्टेड एक्सिस पे है। तो सन की जो डायरेक्ट लाइट है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ा सा एग्जांपल देकर, कि सन की डायरेक्ट लाइट यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल से ऊपर देखिए एंगल बना के, नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ रही है, देखो नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ रही है और साउथ पोल पे पड़ रही है, देख रहे हो, देख रहे हो, साउथ पोल पे लाइट पूरी पूरी पहुंच रही है और नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच पा रही है, दिख रहा है, ये नॉर्थ साउथ पोल पे कहा लाइट पहुंच रही है और ऊपर देखो नॉर्थ पोल पे पहुंच पा रही है लाइट है, पहुंच रही है नो, और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे इक्वेटर पे लाइट आराम से स्ट्राइक हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी स्ट्राइक हो रही है और कैप्रिकॉर्न पे भी स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये यहाँ पे एक सिचुएशन होगी जब ये क्या नाम है, यहाँ पे आपका एंटार्क्टिका पे लाइट एकदम पहुंच रही है और जब एंटार्क्टिका पे एकदम लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे यानी कि साउथ पोल पे लाइट पड़ेगी तो नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ेगी, और जब नॉर्थ पोल पे पड़ेगी तो साउथ पोल पे नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको उसका पूरा वो स्फेरिकल वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आता है, ये देखें आप, ये वाला आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखें आप कि ये जो है आपका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये, और ये दिस वन इज इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह से ये मैप बना रखा है, ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, अब यहाँ देखें सन की डायरेक्ट रेज जो है यहाँ पे कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ पे कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। ठीक है ना, अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो साउथ पोल पे तो दिन दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल पे ये पूरा घूम जाएगी, तो भी मैंने आपको बताया कि पूरा घूमने के बावजूद ये नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ पाएगी, वो अभी मैंने आपको एग्जांपल पे दिखाया। इसी तरीके से जब ये सिचुएशन यहाँ पे पहुंचेगी तब यहाँ ये पूरा रोटेट होने के बावजूद जब ये कैंसर पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी तो उस समय ये पूरा रोटेट होने के बावजूद यहाँ पे नॉर्थ पोल पे लाइट पड़ती रहेगी लेकिन साउथ पोल पे लाइट नहीं पड़ पाएगी। यानी कि ये पूरा सिचुएशन कैसे बदलता है वो देखें। ये जो सिचुएशन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस जो होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस होता है, यानी ये जो टाइम होता है वो 21 जून का टाइम होता है, 21 जून। ठीक है, 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो टाइम है, ठीक है, ये 21 जून का टाइम है और ये 22 दिसंबर का टाइम है। कितने का? 22 दिसंबर का टाइम है ये वाला। ठीक है, 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 जून को आप देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है और जब 21 जून यानी 6 महीने के बाद दिसंबर में 22 दिसंबर को जब 6 महीने के बाद सन ये घूम के रोटेट होकर ये यहाँ से रोटेट होकर जब यहाँ पहुंचेगा तब इस सिचुएशन में यहाँ पे इस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ लो लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ रही थी अब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं पड़ रही है 6 महीने के बाद। अब कहाँ पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर तब तक पड़ती रहेगी जब तक ये यहाँ ना पहुंच जाए। यहाँ पहुंचेगा फिर सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। तो आपको ये दिख रहा है कि 6 महीने दिन ही दिन दिखाई देगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इधर से जब आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में ही दिन दिखाई देगा। यानी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है और दो पोजीशंस हैं जहाँ जब अर्थ की डायरेक्ट रेज सीधे इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और एक पोजीशन आपकी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये आपकी 23 मार्च की पोजीशन 21 मार्च की पोजीशन है। ठीक है, 21 मार्च को। ठीक है, ये यहाँ पे इक्विनॉक्स पे लाइट पड़ती है, सीधी सीधी इक्वेटर पे पड़ती है। और यहाँ 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स होता है और यहाँ पे जो है सीधी सीधी सन की रेज जो होती है कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। नहीं तो यहाँ पे जो समर सोलिस्टिस में सीधे कैंसर पे पड़ती हैं, यहाँ पे सीधी लाइट जो कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ती हैं और यहाँ पे भी इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आया कि सन की रेज कैप्रिकॉर्न पे कैंसर पे पड़ रही हैं, कैंसर के बाद फिर इक्वेटर पे आ रही हैं, फिर उसके बाद में कहाँ जा रही है? कैप्रिकॉर्न पे जा रही है इस पोजिशन में, फिर उसके बाद में वापस कहाँ पे पहुंच रही है? यहाँ पे ये क्या नाम है आपका, कहाँ पे उड़ गए? ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कैंसर। कैंसर से यहाँ पे गए, यहाँ पे मिडिल वाली लाइन पे, यहाँ पे
इस पे इक्वेटर पे। इक्वेटर के बाद फिर ये कहाँ पहुंचेगी, कैंसर के ऊपर। देखो कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेस पड़ रही है, यहाँ पे कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, और कैंसर के बाद में फिर वंस अगेन ये कहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ क्या नाम है आपका उस पे इक्वेटर पे, और फिर कहाँ पे, कैप्रिकॉन पे। तो पूरा आपको ये दिख रहा है कि सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पे पड़ रही है, कैप्रिकॉन टू कैंसर और कैंसर टू कैप्रिकॉन, यानी कि ना कभी वो कैप्रिकॉन से ऊपर डायरेक्ट रेस जाएंगी और ना ही कभी कैप्रिकॉन से ना ही नीचे जाएंगी और ना ही कैंसर से ऊपर जाएंगी, यानी कि ना जो हमेशा सन जो दिखाई देगा वो कैप्रिकॉन से नीचे, कैंसर से नीचे और कैप्रिकॉन से ऊपर दिखाई देगा, यानी कि इन बिटवीन द कैंसर एंड कैप्रिकॉन, और इस जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये देखें आप, सन की जो रेज हैं यहाँ पे देखें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी ऊपर नहीं जा पाएंगी, ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगी। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज जो पड़ेंगी वो सीधी पड़ेंगी किसको, 21 जून को। फिर उसके बाद में ये आ जाएगी कहाँ पे, इक्वेटर पे आ जाएंगी, कितनी तारीख को, जून के बाद आपका सितंबर में कहाँ पहुंच जाएंगे, इक्वेटर पे। 23 सितंबर को आपको इक्वेटर पे दिखाई देंगी सन की रेस, ठीक है, सीधी सीधी पड़ेंगी। उसके बाद में फिर आपका 22 दिसंबर को कहाँ पे दिखाई देंगी, आपको कैप्रिकॉन पे दिखाएंगे। वंस अगेन आप मार्च में जाते हैं, मार्च में फिर ये कहाँ पे पहुंच जाएंगी, इक्विनॉक्स हो जाएगा। 21 मार्च को आपको कहाँ दिखेगा, इक्वेटर पे दिखेगी, राइट। फिर उसके बाद 21 जून को आप चले जाएंगे तो आपको कैंसर पे दिखेगी। तो कुल मिलाकर जो सन है वो इन बिटवीन, यानी यहाँ से कैंसर से आ रहा है कैप्रिकॉन पे और कैप्रिकॉन से आ रहा है कैंसर पे। बस यही इसका रोटेशन हो रहा है, ना इससे कभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा, ना ही इससे कभी नीचे जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस जोन में कभी भी डायरेक्ट समर ये लोग फील नहीं करेंगे। हमेशा जो गर्मी रहेगी सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। और ये वाला जो रीजन है ये हीट सरप्लस रीजन कहलाता है। ये हीट सरप्लस होता है, ट्रॉपिकल जोन जो है हीट सरप्लस होगा, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, और इस जोन पे हीट डेफिसिट जोन रहेगा जहाँ पे गर्मी कम होगी। और इसके बाद में पोलर पे तो बहुत ही कम गर्मी होगी, एकदम सन की रेज नहीं पहुंचेंगी, ठीक है, बहुत ही कम गर्मी होगी। और सीधी जब रेज नहीं पड़ती हैं, अब आपको ये लगता होगा कि पास और दूर होने से, तो आप एक पास, सन के पास और दूर होने से गर्मी या ठंडी पड़ती है, तो इस बात को, ये एक बेवकूफ़ी है। सन के पास और दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ के ऊपर। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको इसमें अभी समझाऊंगा। देखिए, अर्थ के पास या दूर होने से, सन के पास या दूर होने से ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ये देखें कि हम लोग ज्यादा करीब हैं, क्या नाम है, सन के, या पहाड़ ज्यादा करीब हैं, अगर देखा जाए तो पास और दूर की बात करें तो हम लोग ज्यादा, यानी जो प्लेन वाले हैं वो लोग ज्यादा दूर हैं, और जो वो है, पेन इससे ले लो, ठीक है, जो प्लेन पे रह रहे हैं वो लोग ज्यादा दूर हैं सन से, और जो पहाड़ है वो ऊंचे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा करीब है। लेकिन पहाड़ों पे आपको देखते हैं आप लोग कि बर्फ जमी रहती है, पहाड़ों पे आइस कैप ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ जमी रहती है, और नीचे जो बर्फ नहीं जमी रहती। इसका मतलब कुछ रीजन और है, पास और दूर का कोई रीजन नहीं। इसी तरीके से जो अर्थ इलेप्टिकल पाथ पे घूमती है, वो हम बात करेंगे इस पे। और अर्थ जो है इलेप्टिकल पाथ पे जो घूमती है, यार इसको कोई सवाल नहीं पता क्या, कुछ देखिए, ठीक है, ये आपका देखो, ये अर्थ है। मैंने आपको बताया कि जब ये अर्थ जो है, ये सन अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ पे घूमती है। सन एक फोकस पे होता है, मैंने ऐसे बताया। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये सन है। अब ये एक बार मैंने बोला दूर होती है और एक बार पास होती है। आपको पता है दूर कब होती है? दूर होती है ये आपका जुलाई में, 4 जुलाई को दूर होती है, ठीक है, इसको एपीजी बोलते हैं। और ये यहाँ पे 3 जनवरी को पास होती है, 3 जनवरी को पास होती है, इसको बोलते हैं पेरीजी। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं एफ हीलियन, हीलियन सॉरी, मैंने जी बोल दिया, वो उसके लिए, अर्थ उसके लिए बोल दिया, क्या नाम, मून के लिए। इसको बोलेंगे एफ हीलियन और इसको बोलेंगे पेरी हीलियन। हीलियन मतलब होता है हीलियन, हीलियो सन को कहते हैं, तो हीलियन कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको बोलेंगे 4 जुलाई को ये एफ हीलियन पे होगा, और ये क्या नाम है आपका 3 जनवरी को ये पेरी हीलियन पे होगा। अब आप ये देखिए कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडी होती है, गर्मी होती है? ठंडी होती है। तो 3 जनवरी को जब हमारे यहाँ ठंडी होती है, तो ये पास में है तब ठंडी हो रही है, यानी पेरी हीलियन है। अच्छा, पेरी जी अभी आगे आप पढ़ेंगे। पेरी जी जब जो वो होता है ना, मून पास होता है तो पेरी जी बोलते हैं अर्थ के पास जब मून होता है तो पेरी जी, और जब दूर होगा तो उसको बोलेंगे एपीजी, ठीक है। और उसके बाद में जब तो अभी हम इसको देखेंगे, और जब तीनों एक पोजीशन पे होते हैं तो सीजी वगैरह की पोजीशन होती है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हीलियन मतलब सन, तो पेरी हीलियन वाला जो सबसे पास होगा ना, पास मतलब पेरी, एप मतलब दूर,
तो एपहीलियन मतलब सन से दूर, सन से दूर है 4 जुलाई को, जबकि गर्मी हो रही है हमारे यहाँ तो खूब गर्मी होती है, 4 जुलाई में तो गर्मी होती है। और पेरिहीलियन यानी कि 3 जनवरी को तो खूब ठंडी होती है। तो यानी कि पास और दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सिचुएशन कुछ और है। तो एक मिथ जो ये लोगों को पड़ता है कि सन पास आ जाएगा तो बहुत गर्मी हो जाएगी और सन दूर चला जाएगा तो ठंडी हो जाएगी, ये वाला जो मतलब एकदम पास आ जाएगा इतना कि उसकी वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर हमारा जो है सिस्टम जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा पास आने और थोड़ा दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि पास और दूर से हमारे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्लेशियर्स ऊपर हैं, जो कि पहाड़, जबकि उतना ऊंचाई पे होने के बावजूद आपको क्या दिख रहा है कि पहाड़ इतने ऊंचे हैं, उसके बावजूद उस पर आइस जमी हुई है, यानी कि सन से ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है, फिर भी बर्फ जमी हुई है, यानी उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा जो है आपको पेरिजी और पेरिहिलियन और एपहीलियन के सिचुएशन में भी आपको दिख रहा है कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडी हो रही है जबकि पास है, और 4 जुलाई को जब गर्मी हो रही है जबकि दूर है। तो दूर है तो क्या नाम है, ठंडी होनी चाहिए। तो ये यानी कि मिथ है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कि ये गर्मी कैसे होती है, क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं उस पे। तो ये अब अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें कि फर्स्ट किसने स्टेट किया था कि अर्थ स्फीयर है। तो सबसे पहले किसने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था सबसे पहले कि अर्थ स्फीयर है। तो इस बात ध्यान रखिए, अर्थ को स्फेरिकल कहने वाला पहला बंदा जो है वो कौन था, एरिस्टोटल। ठीक है, अब यहां देखें आप, ये वाला जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका लेट समर, जो लेट दिसंबर दिख रहा है, लेट दिसंबर जहां पे लिखा हुआ है ये वाला, लेट दिसंबर में जो सिचुएशन है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, विंटर है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो क्या है, समर है। वो कैसे दिख रहा है आपको, ये वाला इक्वेटर है, ये दिस वन इज इक्वेटर, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये साउथ पोल है। आप देखें लेट समर यानी 22 दिसंबर की बात करें, सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यानी कि नॉर्थ यहाँ पे पड़ रही है, ये नॉर्थ पोल तक लाइट नहीं जा पा रही है, और यहाँ साउथ पोल पे एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, खूब अच्छे से पड़ रही है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। और ये सिचुएशन कब है, 22 दिसंबर। ये लेट जो दिसंबर दिखा है ये एक्चुअल में 22 दिसंबर है, ठीक है ना, 22 दिसंबर को ये सिचुएशन होती है। फिर यहाँ पे ये आप देखें, ये डायरेक्ट इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है, और इक्वेटर पे लाइट करने का मतलब दिन रात बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। और ये क्या नाम है, यहाँ पे अभी भी नॉर्थ पोल पे लाइट पड़ेगी और साउथ पोल पे ठीक से लाइट नहीं पड़ पाएगी, सीधी लाइट नहीं पड़ पाएगी, थोड़ी बहुत लाइट पड़ेगी। उसके बाद में सिचुएशन बदलेगी, यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सिचुएशन बदल गई है। ये जून की बात है। अब जून में क्या हो रहा है, जून के अंदर आपको ये दिख रहा है कि भाई ये जो क्या नाम है, नॉर्थ पोल है जहां पे लाइट नहीं पड़ पा रही थी, वहां पे पूरी तरह लाइट पड़ रही है, और साउथ पोल यहाँ पे लाइट नहीं पड़ पा रही है। तो 6 महीने बाद जब ये जून का वक्त आएगा तो जून में नॉर्थ में लाइट खूब पड़ेगी और साउथ में लाइट नहीं पड़ पाएगी। तो ये दिसंबर से हम कहाँ पहुंच गए, 21 जून। 21 जून को क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो लाइट पड़ रही है, और लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में यानी साउथ पोल पे लाइट नहीं पड़ पा रही है। फिर इसके बाद में फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, और एक सिचुएशन आती है यहाँ पे जब हम 23 आप सितंबर में पहुंच जाते, ये दिसंबर से हम लोग कहाँ गए, मार्च में, यहाँ पे मार्च में है, और मार्च में 21 मार्च को ये पोजीशन होती है। फिर सितंबर में हमारी ये पोजीशन हो जाती है, सितंबर में 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो इक्विनॉक्स जब होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं, एक बात याद रखिए। और दिन और रात बराबर होते हैं, एक चीज ये। दूसरी चीज ये याद रखेंगे आप कि इक्विन यहाँ पे जो है इक्वी समर सोलिस्टिस, इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है समर का टाइम होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए हम लोग समर बोलते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने ज्यादातर खोजा है, यूरोपियंस वगैरह ने जो कि नॉर्थ में रहते हैं इक्वेटर के, तो उन लोगों ने समर सोलिस्टिस बोला। नहीं तो एक्चुअल में समर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि समर तो यहाँ भी पड़ रही है ना, यहाँ यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे विंटर पड़ रही है, तो विंटर भी तो बोल सकते हैं ये, इस वाले पार्ट में विंटर हो रही है तो विंटर सोलिस्टिस भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनको खोजा है यूरोपियंस ने, यूरोपियन रहते हैं नॉर्थ में, तो इस समय यानी 21 जून के टाइम को वो लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, ठीक है ना। यानी ठंडियों में विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, ज्यादा देर तक पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे बड़ा दिन होता है। यानी सबसे बड़ा दिन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है, और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। प्लीज कीप इन माइंड। और इसके बाद फिर दिन जो है घटने शुरू हो जाता है,
सबसे बड़ा दिन होने के बाद फिर घटना शुरू हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए जो है आपने देखा होगा बड़ा दिन शुरू हो गया ऐसा बोलते हैं 22 दिसंबर के बाद। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन पहुंचता है, यानी मैक्सिमम जो सबसे बड़ा दिन बढ़ते 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 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाता है। उसके बाद में फिर घटना शुरू हो जाता है, दिन 21 जून के बाद घटना शुरू हो जाता है, फिर छोटा छोटा होता जाता है, रात बड़ी होने लगती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन की जितनी देर तक लाइट पड़ेगी उतने दिन तक दिन रहेगा, जितना देर कम देर तक लाइट पड़ेगी उतना कम दिन रहेगा। और ये क्या होता है, ये जो टिल्टेड एक्सेस है इसके लिए आप देखते हो कि क्या नाम है, किस तरीके से इस सिचुएशन बदल रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो इस सिचुएशन में कि नॉर्थ पे बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल क्या नाम है, नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ पा रही है, यहाँ पे पूरी तरह से पड़ रही है। इसी तरह की सिचुएशन ये होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जब अच्छा यहाँ पे जब पहुंचता है 21 मार्च को, तो इसको बोलते हैं क्या नाम है, इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और यहाँ पे जब पहुंचता है सितंबर में, तो इसको इक्विनॉक्स या ऑटम इक्विनॉक्स के या वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है इसको। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आई भाई? कुछ समझ में आया? हृदय कुछ समझ में आया? नहीं आया? ओके, ठीक है ठीक है। तो ये देखें हम कि यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चन पे। अभी आपको जो बात मैंने समझाई वो समझ में आया? इसमें कुछ गड़बड़ भी है तो उस पर बात चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखें, ये सर्कल्स याद रखें पहले, सबसे पहले कि हमारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर। जी बीच में जो है हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर है, 0 डिग्री पर इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री साउथ में आपका जो है, 23.5 डिग्री साउथ में आपका जो है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पे, हाफ डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्किल है। 66.5 डिग्री साउथ में आपका जो है, साउथ में आपका जो है वो एंटार्क्टिक सर्किल है। ओके, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन है। और ये नॉर्थ, ये जो है नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री है नॉर्थ, और ये साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने ये भी बताया कि कैसे लाइट पड़ती है, ठीक है। और इसका भी मैं वीडियो भी भेजूंगा जिसमें मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया, वो देख लीजिएगा आप लोग। पहले आप लोगों ने इक्वेटर अभी समझा, अभी हम लोग इक्वेटर, अभी हम लोग सिर्फ लैटिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की बात नहीं करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, जिस पे आप लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है भाई। देखते हैं, एक मिनट। रिदा, कुछ बात समझ में आई है? अभी तक कुछ बात समझ में आई है? चलो, नदीम, आर यू फॉलोइंग? अब देखो, ये मैं आपको बना रहा हूं और इसको आप समझिएगा, मुझे बताइए। ये आपका अर्थ है, ठीक है, ओके। और अर्थ पे ये सन यहाँ से फोकस मार रहा है, सन के जहाँ फोकस पड़ेगा वहाँ दिन होगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये वाला इक्वेटर है 0 डिग्री। ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जो बना रहा हूँ, ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक। लाइट यहाँ पे पड़ रही है सीधी, ठीक है। कहाँ पे? साउथ पोल पे पड़ रही है। साउथ पोल में कहाँ पे पड़ रही है? सीधी जो डायरेक्शन पड़ रही है, अगर सीधी लाइट पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैप्रिकॉन पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सीधी लाइट का कितनी तारीख को पड़ती है, जरा मुझे बताओ? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर में हमारी सीधी लाइट पड़ती है, राइट। के कहाँ पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे स्लैंट लाइट पड़ती है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंट लाइट पड़ती है, ठीक है। स्लैंट लाइट यानी यहाँ पे तो पड़ ही नहीं पाती है, और यहाँ पे सीधी डायरेक्ट लाइट पड़ती है साउथ में, तो साउथ में पूरा पूरा दिन दिखाई देता है। और यहाँ पे नॉर्थ में नहीं पड़ पाती है, इसलिए यहाँ पे जो है रात होती है, साउथ पोल में रात होती है। पूरा घूमने के बाद भी अगर इस एक्सिस पे रोटेट भी हो जाएगी पूरी तरीके से, तो भी यहाँ पे दिन नहीं निकलेगा, रात ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये कि यहाँ पे आपको सीधी सीधी जो दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे गर्मी भी होगी साउथ उस हेमिस्फीयर में, क्योंकि सीधी लाइट पड़ती है तो गर्मी होती है। वो कैसे आप देखेंगे? आप देखिए, आज ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपको देखें, दोपहर में आपको सर जब ओवरहेड होता है, सन सन जब ओवरहेड होता है तब क्या लगता है आपको? बताओ क्या लगता है? गर्मी लगती है ना, एकदम सर पे है, सीधे सीधे।
और जब आप शाम को और सुबह के टाइम देखते हैं, जब स्लैंट लाइट पड़ रही होती है, जब सीधी सर पे नहीं होता, तो आपको ठंडी लगती है। तो सन एक दिन में कोई बहुत दूर और बहुत पास तो आ नहीं सकता है, ये तो आपको समझ में आया होगा। मतलब अपने बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा या पास तो आएगा नहीं। सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है कि आपकी लाइट सीधी पड़ रही है सन की आपके ऊपर या स्लैंट पड़ रही है। स्लैंट पड़ रही है तो गर्मी नहीं होगी उतनी, और अगर सीधी पड़ रही है तो गर्मी होगी। तो यहाँ पे सीधी कहाँ पे पड़ रही है, कैप्रिकॉन पे, तो यहाँ गर्मी होगी, और जहां पे स्लैंट पड़ रही है वहां पे ठंडी होगी, वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो 22 दिसंबर को, इसीलिए हमारे यहाँ ये 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, और हमारे यहाँ इंडिया वगैरह में, क्योंकि हम लोग कैंसर के ऊपर रहते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारे यहाँ ठंडी होती है। बात आ गई समझ में? है, क्योंकि सीधी लाइट हमारे यहाँ नहीं पड़ रही होती है। ये जैसे हीटर के सामने जो सामने बैठा होगा सीधे सामने, तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, और जो स्लैंट साइड में पड़ा बैठा होगा उसको गर्मी कम लगेगी। गेटिंग? ठीक है रिदा, समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंचे, ये 22 दिसंबर के बाद देखो मौसम बदलेगा। हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च क्रॉस करके। अब क्या हो रहा है, सन की डायरेक्ट रेज जो होती हैं वो कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे सीधी सीधी पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सादर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा देर तक सन दिख रहा था, तो जाहिर सी बात है हमारे दिन छोटे हो रहे होंगे, और साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़े हो रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंच जाते हैं 21 मार्च को, तो दिन दोनों तरफ बराबर हो जाता है, क्योंकि अब ये कैंसर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 21 मार्च को, ये सिचुएशन आ गई। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन होगी जब ये कहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ेंगी इसकी। ठीक है ना, डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही है, कैंसर के ऊपर पड़ रही है। कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट रेज नहीं पड़ पाएंगी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ रही है और कैप्रिकॉन के ऊपर डायरेक्ट रेज नहीं पड़ पा रही है, यानी मैं सिचुएशन दूसरी को थोड़ा जूम करके बनाता हूँ, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ सन से मान लीजिए रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही है, कैंसर पे पड़ रही है, और कैप्रिकॉन पे स्लैंट रेज पड़ रही है। तो ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, ये कौन सी सिचुएशन है, 21 जून की पोजीशन है। कब की पोजीशन है, 21 जून। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की जो रेज आ रही हैं वो सीधी सीधी आ रही है कैंसर के ऊपर, कैप्रिकॉन पे नहीं आ रही है। ये जो पूरा घूमेगा, ये पूरा घूमेगा तो सिर्फ कैंसर पे ही लाइट रहेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहेगी, नॉर्थ पोल पे रहेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर पे स्लैंट लाइट पड़ेगी, और साउथ पोल पे तो पड़ ही नहीं पाएगी, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है 21 जून की सिचुएशन है, यानी मार्च से आप जून की तरफ गए, अब दिन गर्मी खूब होगी। हमारे यहाँ जून में खूब गर्मी होती है, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनके यहाँ पे ठंडी होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में पता चलता है कि आप आते हैं जून से सितंबर की तरफ, और सितंबर में क्या होता है, इक्विनॉक्स हो जाता है। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर पे, दिन रात बराबर हो जाते हैं, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, कहानी सही चल रही है। उसके बाद में फिर आप दिसंबर में पहुंच जाते हैं, और यही सिचुएशन होती है। और आपको एक चीज दिख रहा होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात दिख रही होती है, वो क्या दिखती है कि सन जो है, ये अगर मैं अर्थ को बनाऊं ऐसे, और यहां पे मैं रखूं इक्वेटर को, और यहां कहूं कैंसर, और यहां कहूं कैप्रिकॉन, तो अर्थ सन जो है ना, कैप्रिकॉन कैंसर से कभी ऊपर गया और ना ही कभी कैप्रिकॉन से नीचे गया। आपको दिख रहा है कि ये 22 जून को भाई साहब यहाँ है, 21 मार्च को यहाँ है, और 21 सितंबर में 23 सितंबर को यहाँ है, फिर उसके बाद में आपका वो उस 21 जून को यहाँ है, फिर सितंबर में फिर वापस यहाँ पे हैं, और उसके बाद में फिर 22 दिसंबर को यहाँ है। तो सन का जो रोटेशन है, वो जो रिलेटिव रोटेशन है, यानी कि रिलेटिव जो पोजीशन है, वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में ही रहेगी, और इसीलिए जब सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ती रहेंगी तो इस जोन में काफी गर्मी होगी। इसको हीट सरप्लस जोन कहेंगे, यहाँ पे काफी गर्मी होगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा आगे के लेक्चर्स में, आपको एटमॉस्फेयर सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे गर्मी रहेगी, और इससे ऊपर जब सन नहीं जा पा रहा, सीधे रेज नहीं पड़ पा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी ठंडी 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 रहेगी। कैसा रहेगा, थोड़ी ठंडी हिसाब, थोड़ा ठंडी का यहाँ हिसाब रहेगा। इसी तरीके से इससे नीचे भी थोड़ा ठंडी का हिसाब रहेगा। और जहां पे एकदम लाइट नहीं पड़ पाएगी, ये वाला जोन जो है, ये वाला जो जोन है जहां पे एकदम नहीं पहुंच पा रही कहानी, तो यहाँ पे तो कैसा जोन रहेगा, ऐसा बर्फ वाला जोन रहेगा। कैसा रहेगा, बर्फ वाला हिसाब रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? रिदा, समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, जब 6 महीने तक आपको ये सिचुएशन दिख रही है कि 6 महीने तक
कैप जब तक 22 दिसंबर से 21 जून नहीं आ जाता तब तक सीधी लाइट पड़ रही होती है किसके ऊपर, साउथ पोल पे। तो 6 महीने तक साउथ पोल पे दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पे रात रहेगी। फिर जब आप 21 जून पे पहुंच जाते हो तो नॉर्थ पोल पे दिन हो जाता है, और फिर 22 दिसंबर तक आप जाओगे और आप क्या देखोगे कि कहाँ पे रात है। ठीक है, मेरा फोन ले लो। ठीक है, कहाँ पे दिन है, साउथ पोल पे दिन, नॉर्थ पोल पे दिन है और साउथ पोल पे रात है। ये कहानी बनती है और इसकी वजह से बहुत सारा मौसम चेंज होगा, बहुत सारा हम बहुत सारी फैक्टर्स देखेंगे, बहुत सारे फिनोमेना देखेंगे। मैं अभी आपको लेक्चर वीडियो भी भेजता हूं, आपको इसको समझ लीजिए। अब आप लोग खोलिए एटलस। क्या खोलिए? एटलस। समा इक्वेटर कहाँ है? वो कहाँ सर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। और जो उससे ऊपर वाली कंट्रीज को टेम्परेट कंट्रीज, उससे नीचे उससे सबसे ऊपर उनको फ्रीज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के जो बीच की कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और अफ्रीका देखो, अफ्रीका एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वो उससे इक्वेटर भी होके जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होके जा रहा है और कैप्रिकॉर्न भी होके जा रहा है, तीनों से होके जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ने वाली है? अफ्रीका के अंदर। ठीक है ना, और गर्मी की वजह से आप देखते हो स्किन वगैरह जल जाती है, काले होते हैं, वो सारी बातें हम आप वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो ये देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज होके जा रही हैं, ट्रॉपिक इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज होके जा रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज होके जा रही हैं। और इसके बाद में हमें देखना है कौन कौन सी वाटर बॉडीज होके जा रही हैं। वाटर बॉडीज भी हमें देखना है, उसमें कौन सा सी होके जा रहा है, कौन सा, देखिए क्या 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 कौन कौन सी मतलब वाटर बॉडीज भी देखनी है, कौन से आइलैंड है, ये सब भी देखने हैं। लेकिन पहले सबसे पहला जो काम शुरू किया हमने वो ये देखना है कि जो है वर्ल्ड मैप में अगर आप लोकेट करेंगे, आपका काम ये है कि कौन कौन सी एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जा रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज से इक्वेटर होके जा रहा है, और इसी तरीके से अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज से होके जा रहा है, इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, यानी पूरे उसमें देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज से कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन सी कंट्रीज से हमारे ये लाइन होके जा रही है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये पता चलेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। आर गार्डिंग बात समझ में आ रही है? तो बताइए, अब यहाँ पे आप देखें एक बार, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास, कौन सी कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है, कौन कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होता है, तो जरा बताएं। ब्राजील, जाम्बिया या मलेशिया, कोलंबिया, केनिया या इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। कौन सी कंट्रीज से, कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज से जो है इक्वेटर पास होता है, जरा बताएं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, बताएं जरा क्या आंसर होगा इसका। लोकेट करिए मैप में। अच्छा, इसको ऐसे ही रट्टा नहीं मारना, इसको बार बार लोकेट करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोकेट करिए। एक बार आप इक्वेटर को देखिए और इक्वेटर को देखते जाइए, क्या ब्राजील है, ब्राजील से इक्वेटर जा रहा है, जूम करके देखिए, समझ के देखिए। क्या नाम है, जाम्बिया से होके जा रहा है इक्वेटर, क्या मलेशिया से होके जा रहा है इक्वेटर। इसी तरीके से आप कोलंबिया, क्या इनमें से कोई भी अगर एक्सेप्शन दिखेगा जिससे होके नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसको बोल देंगे गलत है। ठीक है ना, तो कौन सी कंट्रीज से इक्वेटर पास होके जाता है तो ये बताना है। इंडोनेशिया से पक्का कंफर्म होके जा रहा है? तो इंडोनेशिया जिसमें भी है वो सही है। एक और एक्सेप्शन आपको देखना है, जो जहां से नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, जिसमें सारे से पास होगा वो सही होगा। बताएं कौन कौन सा है, कौन सा आंसर होगा। बताइए भाई। क्या केनिया से होके जा रहा है? केनिया एक बार देखो, केनिया से होके इक्वेटर जा रहा है? और अब देखो कोलंबिया से होके जा रहा है? कोलंबिया से होके जा रहा है, तो ये मिल गया। अच्छा, लेकिन अब हमें ये तो हमें आंसर पता है कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर जा रहा है। अब देखिए क्या ब्राजील से होकर जा रहा है इक्वेटर? अब देखिए क्या जाम्बिया से होकर जा रहा है? जाम्बिया है ये इसलिए मैप देखना सिखा रहा हूं मैं। मैप पे हमें हर एक, चाहे वो हमारा नाम आ गया ना तो हम देखेंगे कि मैप में जाम्बिया है कहाँ, मलेशिया मैप में है कहाँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन करने का पर्पस ये होता है क्योंकि हमें पूरा मैप याद करना है कि जाम्बिया यहाँ है, ब्राजील यहाँ है,
वो है अफ्रीका के अंदर जाम्बिया देखिए आप कहाँ पे है, या क्या नाम है, या आप देखिए वेस्ट इंडीज में तो जाम्बिया नहीं है। ये सब आपको देखना है। आप कोलंबिया देखिए कहाँ पे है, कोलंबिया आप सर्च करिए कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो जो इसी तरह ब्राजील देखिए कहाँ पे है, जाम्बिया कहाँ है, मलेशिया आप देखिए कहाँ पे है। देखा, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है नदीम? पहले वाले ऑप्शन में एक्सेप्शन क्या है जिसकी वजह से गलत हो रहा है? मलेशिया कहाँ पे है देखिए, मलेशिया देखिए आप लोग, देखा है? तो ये यहाँ पे मलेशिया आ गया। मलेशिया से क्या इक्वेटर जा रहा है? देखो जा रहा है मलेशिया से इक्वेटर, ऊपर हो गया ना, तो बच गया। देखो बच गया ना, इंडोनेशिया पे। और जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया देखिए, ये रहा जाम्बिया, ठीक है, और इक्वेटर कहाँ है, ये रहा। तो जाम्बिया कितना नीचे हो गया, अफ्रीका के अंदर देखिए जाम्बिया, ठीक है ना। ब्राजील, सूडान और मलेशिया देख लें आप, समझ में आ गई बात। वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसमें से आपको वेनेजुएला कहां पड़ेगा? अच्छा वेनेजुएला कहां, कौन से कॉन्टिनेंट में है बताओ जरा रिदा, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ठीक है, और ये जो पड़ी हुई लाइंस हैं 0 डिग्री से इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड सो ऑन, ये हमने देख लिया था। इसके बाद में हमारा जो है अब टॉपिक आता है जो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग लाइन, सीधी सीधी लाइन। अब ये क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, राइट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये एंगुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि भाई इसका कुछ नहीं, जो स्फेयर होता है उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। ये बात तो आप लोगों को सबके समझ में आ गई होगी, है ना भाई, कि ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। तो हमें एक लाइन ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, जैसे हमने वहां 0 डिग्री पे इक्वेटर पे ले लिया था। इसी तरह से हम इसको एक, क्योंकि इसका कोई सेंटर नहीं होता तो हमने एक मिडिल मान लिया, एक बीच का वो मान लिया, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है ये इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच एक जगह है, आपको पता है यूके के अंदर एक है ग्रीनविच जगह, 0 वहां से जाने वाली लाइन को हमने बोल दिया कि ये जो लाइन है ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है, या इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसको हमने मान लिया 0 डिग्री। क्या मान लिया? 0 डिग्री। बात आ रही समझ में? इंग्लैंड से जाने वाली लाइन को हमने क्या मान लिया? ग्रीनविच से जाने वाली लाइन को हमने मान लिया, एक लाइन ऐसे खींच दी पूरे ग्लोब पे, ये जो लाइन आपको रेड रेड सी दिख रही है, इस लाइन को हमने मान लिया कि ये लाइन जो है दिस इज प्राइम मेरिडियन, और ये लाइन रेफरेंस पॉइंट है, हम यहीं से किसी चीज को स्टार्ट करेंगे और इसको हम 0 मानेंगे, ठीक है। अब 0 में मैप में आप लोगों को पता है, जब भी आप लोग कभी मैप देखते हो तो आपको ये पता चलता है, आपको एक चीज समझ में आती है कि क्या समझ में आता है कि ये जो मैप के अंदर ये वाली साइड होती है, ये इसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो इधर अगर एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है, राइट, जैसे यहाँ खींच दी लाइन, ये रेड वाली लाइन दिख रही है, तो इसके इधर वाला जो भी रहेगा वो वेस्ट रहेगा, राइट, और इधर वाला जो रहेगा वो ईस्ट रहेगा। गेटिंग फाइन? तो अब इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये पूरा अर्थ रोटेट ऐसे ऐसे रोटेट करता है, रोटेशन इसका होता है अर्थ का, ठीक है ना। और जो रोटेशन होता है वो 360 डिग्री होती है, ठीक है। रोटेशन कितनी होती है? 360 डिग्री। आपको पता होगा अगर बचपन से पढ़ा होगा कि 360 डिग्री का हम लोग पूरा अगर घेरते हैं तो बोलते हैं 360 डिग्री। पूरा अगर कोई चीज घूम जाए, जैसे ये है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं, जैसे ये है यहां से, और ये पूरा अगर घूमेगा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, राइट है भाई। बोलते हैं ना कि पूरा घूमने को क्या बोलते हैं, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूरे गोले को, पूरे सर्किल को 360 डिग्री मानते हैं कि नहीं मानते? है भाई, ओके। अब ये जो 360 डिग्री है आपका, ये बताओ मुझे कितनी देर में 360 डिग्री जो है कितने घंटे में ये पूरा घूमता है? 24 आवर में, ठीक है। 24 आवर में ये 360 डिग्री, तो इस पूरे अर्थ को हम डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्रीज में, ठीक है। और 24 आवर में घूमता है, तो 24 आवर 20 वो 36 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, 15 आएगा।
अगर आप डिवाइड करोगे जैसे 124 आवर, ऐसे अगर आप डिवाइड करते हो, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन करते हो कि 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर इज इक्वल टू, यानी 1 आवर में कितना जाएगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स करोगे आप तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी डिग्री, 15 डिग्री है, 15 डिग्री की 4 डिग्री, 15 चौक 60, कितनी डिग्री रहेगी, कितना 15 आएगा, डिवाइड करके बताओ यूसुफ। 24 को आप डिवाइड करो 360 से, 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री। अच्छा, तो यानी 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर, ठीक है, कितनी डिग्री घूमता है ये, 15 डिग्री अर्थ घूमता है, राइट। ओके, तो 2 घंटे में कितना घूमेगा, 30 डिग्री, और 3 घंटे में कितना घूमेगा, बोलो, और 4 घंटे में, 4 घंटे में 60 डिग्री, और रिदा 5 घंटे में, रिदा, और 5.5 घंटे में है, 5.5 घंटे में 82.5 डिग्री, 5.5, 5.5 घंटे में 82.5 डिग्री, राइट, बोलो रिदा, 5.5 घंटे। तो प्राइम मेरिडियन से आप जब डिस्टेंस लेते हो, ठीक है ना, तो हम वहां से डिस्टेंस लेते हैं और अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं कि कौन कितना डिस्टेंस पे है। तो हमारा इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया का जो एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, जो इंडिया का पूरा एक्सटेंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इंडिया का एक्सटेंट है। क्या है, यानी इंडिया जो है ये ईस्टर्न साइड में, जब गुजरात आप देखते हो इंडिया का, तो वो प्राइम मेरिडियन 68 डिग्री 7 मिनट दूर है। और जब आप अरुणाचल प्रदेश जाते हो, वहां पे लास्ट पॉइंट देखते हो तो 97.25, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारा पूरा इंडिया का एक्सटेंट है। एक बार इंडिया का मैप खोल के देखो जरा, इंडिया का मैप खोलो, एटलस खोलो, और पहला ही मैप इंडिया का है, देख रहे हो, ये मैप है इंडिया का। और इसमें आप देखो कि इंडिया में आप देखो कि ये जो, अगर आप ऊपर से लाइन देखते हो, ऊपर देखो 68 डिग्री, ऊपर दिखेगा 68, यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे ऊपर 68 डिग्री दिखेगा आपको 8 मिनट, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट दिखेगा, जो आउटर मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये ईस्ट, वहां पे चले जाओ आप लास्ट में, अरुणाचल प्रदेश, देखो 97 डिग्री ऊपर से डिग्री मेजर को, ऊपर डिग्री लिखा होगा, 97 96 डिग्री ईस्ट लिख रहा है ना। हाँ, तो वो जो लास्ट है वो 97.25 है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है ना, दिख रहा है, 96 दिख रहा है। तो उसके बाद आपको जो एक्सटेंड दिखेगा इंडिया का, वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये मेरी बात याद रखो, बाद में आपको दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा, टेंशन ना, याद हो गया, डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एंगुलर डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ 68 डिग्री या 97 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन से है, यानी इंग्लैंड से है। अब आप एक बार वर्ल्ड मैप देखो जरा, वर्ल्ड मैप उठाओ, वर्ल्ड मैप दिख रहा है,
वहां पे आप देखो, वहां पे देखो 0 डिग्री, देखो वर्ल्ड मैप खोलो और उसमें 0 डिग्री देखो जरा, 0 डिग्री देखो। इंग्लैंड से होके जा रहा है ग्रीनविच मेरिडियन, देखो ग्रीनविच मेरिडियन, ये एक लाइन जो 0 डिग्री की है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ये इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, इंडिया में देखो आपको 82 डिग्री दिख रहा होगा, 82.5 डिग्री मिर्जापुर से होके जा रही है, हमारा लोकल मेरिडियन कहते हैं। 82.5 डिग्री जो है वो क्या नाम है, उसको लोकल मेरिडियन कहते हैं, वो जो है हमारा मिर्जापुर से होके जा रही है, वो मैं बताऊंगा कैसे है। अभी फिलहाल आपने ये देखा कि 0 डिग्री से आप देखते जाओ, जैसे जैसे आप बढ़ते हो इस साइड में ईस्ट में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ईस्ट। और दूसरी साइड में जाओगे, यानी उधर क्या नाम है अमेरिका की साइड में जाओगे, तो आपको वेस्ट रहेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट रहेगा, राइट। ठीक है। अब ऐसे जब आप एकदम पीछे पहुंचोगे, जैसे ये कप है, ये यहां पे अगर मैं प्राइम मेरिडियन मान लेता हूं, तो इसका जस्ट 180 डिग्री पीछे, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक जैसे मैं इधर मुड़ा हुआ हूं एकदम ऐसे मुड़ जाऊं, ठीक है। 180 डिग्री यहां से एकदम ऐसे मुड़ जाओ, ठीक है ना। तो इसको 180 डिग्री कहेंगे, आधा, हाफ सर्कल, ठीक है ना। पूरा मतलब एकदम आप रोटेट हो जाओ, पूरा अगर मुड़ गए दोबारा से यहीं घूम के आ गए तो हो जाएगा 360। तो 180 डिग्री क्या होता है, ये ऐसे हो जाए, गेटिंग। यानी आपने अगर फेस कर रखा है वेस्ट में, अगर आप ईस्ट में फेस कर लेते हो तो आप 180 डिग्री मुड़ गए, गेटिंग। तो इसके प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे ऑपोजिट एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये लड़का मुझे बताएगा, क्या नाम है इसका, नदीम, कि नदीम तुमने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जिग जैक है, सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिग जैक है, मतलब तिरछी मिर्ची है। सीधी जैसे प्राइम मेरिडियन तो सीधी है, लेकिन जो ग्रीनविच में जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग लाइन है, क्यों, सुना है, पढ़ा है नदीम? अच्छा, रीजन नहीं पता जिगजैग। अच्छा देखो, आप कभी इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ जाओ और इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा जिगजैग है। जिगजैग होने की वजह क्या है कि जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे मान लो ये लाइन है, ये वाली इंटरनेशनल डेट लाइन है, एक लाइन, ये मान लो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल डेट लाइन अगर होती, ठीक है, मैं उसमें देखो, तो अगर इसके इधर आप रहोगे, तो अगर 29 तारीख है तो इस साइड में आपको क्या दिखेगी, 30 तारीख दिखेगी, राइट। यहां से मतलब इस साइड में आपको 29 तारीख और इधर आपको 30 तारीख दिखेगी, क्योंकि यहीं से सारा डेट बदलता है, रात में 12 बजे यहीं से डेट बदल जाता है। अगर आप इसके मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के साइड उसमें वेस्ट साइड में चले गए तो आपका एक दिन का फायदा हो जाएगा, यानी कि आप जो है 29 तारीख में पहुंच जाओगे। अगर आज, जैसे आज कितनी तारीख है हमारे यहाँ पे, 25 है, तो वहां पे अभी 24 तारीख होगी, ठीक है। तो यानी कि आपका एक दिन फायदा, आप यहाँ पे 25 तारीख जी के और चले जाओ, फिर दोबारा मतलब वेस्ट में चले जाओ आप, तो आपको जो है मतलब आप अमेरिका चले गए तो आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा, 25 तारीख दोबारा जी लोगे। जैसे कुछ लोगों का ना बड़ा लोग पैसे वाले लोग हैं, तो वो एक बार आते हैं ईस्ट में और हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और उसके बाद डांस वांस करते हैं और उसके बाद में फिर अमेरिका चले जाते हैं अगले मतलब उसमें, और वहां पे तो एक दिन बाद आएगा ना हैप्पी न्यू ईयर, तो वहां पे एक दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं मजे से, गेटिंग, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन से जो है डेट चेंज होता है, क्योंकि ये अर्थ ऐसे रोटेट होता है, तो 24 घंटा में ये रोटेट करता है। और आज आजकल हमारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम उससे पहले 24 घंटे से पहले कहीं भी मतलब इतनी पूरा अर्थ का चक्कर लगा सकते हैं। तो इसलिए जब जब तक वहां पे सन पहुंचेगा, जब तक वहां 6 बजेंगे, तब तक हम यहाँ 6 बजे आकर और फिर वो उससे पहले वहां पहुंच जाते हैं, 6 बजा देते हैं, गाड़ी 6 बजने से पहले वहां पहुंच गए, वहां बाद में 6 बजेगा, हम पहले पहुंचे हुए हैं, गाड़ी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 24 तारीख 6 बजे हुए हैं, हमने फ्लाइट पकड़ी, यानी स्पीड एकदम जबरदस्त जेट फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए अमेरिका। अभी वहां 6 कुछ देर बाद बजेगा, हम वहां पे 6 बजाएंगे 24 तारीख का बाद में, गेटिंग। तो इस तरह से है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन ये जो होती है, जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से उधर जाते हो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है और सन जिस एकदम फोकस पे होगा, तो जैसे सन जो है अगर स्ट्रेट लाइन पे, जैसे मान लो अभी सन जो है दिल्ली पे, तो दिल्ली में 12 बज रहे हैं, फिर धीरे धीरे अर्थ रोटेट हो रही है ऐसे, और वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट, तो वेस्ट में धीरे धीरे जा रहा है, गुजरात थोड़ी देर बाद पहुंचेगा।
तो हो सकता है कि दिल्ली से 1 घंटे बाद गुजरात पहुंच रहा है, तो 1 घंटे बाद गुजरात में 12 बजेंगे। गेटिंग? इसी तरीके से जब हम लोग अभी फोन करेंगे, आप पूछेंगे आपके यहाँ पे रात हो रही है लेकिन वहां पे अभी दिन होगा, कहाँ पे? अभी यहाँ पे रात नहीं हो रही होगी, ठीक है, मतलब कहाँ पे रात नहीं हो रही होगी, जैसे अमेरिका वगैरह में जाओगे तो अभी हो सकता है सुबह हो रही हो, दिन रात नहीं हो रही हो ना, कहीं कहीं 12 घंटे का तक का फर्क है, कहीं पे सुबह के। तो यहाँ पे टाइम जोन जो है अलग अलग होते हैं, और ये टाइम किससे पता चलता है हमें? इसी से, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, और जब सन उसके सामने जाएगा तब 12 बजेंगे, सन एकदम पीछे, सन के एकदम पीछे हो जाओगे तो रात के 12 बज जाएंगे। जैसे अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो रात के 12 बज रहे होंगे कहाँ पे? इंटरनेशनल डेट लाइन पे। गेटिंग? ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन से डेट बदलती है। अभी वो जिगजैग क्यों है, मैं आगे आ रहा हूं। देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे, फोकस करिए, ये जो लाइन है, दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो जिगजैग 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 लाइन आ रही है, दिख रहा है? ये लाइन जो है, ये जो यहाँ पे जिगजैग हो रखी है, रेड रेड सी दिख रही है ना, ये सब, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी इधर से उधर, उधर से उधर। ये जो रेड सी दिख रही है आपको, गोला सा दिख रहा है, फिर इधर थोड़ा सा इधर आ गई, जैसे यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहां से आई, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे थोड़ी सी हुई, और फिर यहां से ऐसे आ रही है, दिख रहा है ना? तो ये जिगजैग दिख रही है, यहां पे भी है, दिख रही है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग क्यों है? क्योंकि देखो इधर जो जा रहे हैं, जो अमेरिका की साइड में जा रहे हैं, दिस इज अमेरिकन साइड, ठीक है ना, और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये जो है एशियन साइड है। तो जो अमेरिकन साइड है ना, यहाँ पे अगर आप चले जाओगे इधर से, तो आप एक दिन लूज कर दोगे, यानी कि आप जो है, ओ सॉरी, एक दिन गेन कर लोगे, ठीक है ना। इधर आओगे तो आपका एक दिन गेन हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, मतलब आप 29 तारीख यहाँ पे पीछे आएगी, ठीक है, ये ऐसे मान लिया गया है। और आप अगर इधर आ जाते हो तो आप एक दिन, यानी एशिया की साइड में आ जाते हो तो एक दिन आप लूज कर दोगे, ठीक है, गेटिंग? यानी अगर यहाँ पे प्लस आपको 1 डे मिल जाएगा, प्लस 1 डे मिलेगा, इधर माइनस हो जाएगा आपका 1 डे, यानी अगर यहाँ पे 28 तारीख होगी तो यहाँ 27, यहाँ 29 तारीख होगी, ठीक है ना, एशिया में। तो इंटरनेशनल डेडलाइन के इधर जाने पर आप एक दिन लूज कर दोगे, यानी खत्म कर दोगे, आपका एक दिन खो चुका होगा, और इधर आने पर एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यहां से डेट बदलती है, इस लाइन से इधर और इधर। अब मान लो ये कंट्री है, इंटरनेशनल डेडलाइन मान लो सीधी आती, ठीक है ना, ये मान लो एकदम सीधी आ रही होती, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये तो बीच में आ रही है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये कट नहीं करते, अगर ये सीधी आती, देखना अभी, ये अगर सीधी होती तो ऐसे जाती। अब ये क्या है, ये है रशिया। अब रशिया में ही ये जो नेशनल डेट लाइन जो है, रियल मायने में इंटरनेशनल डेट लाइन के उस साइड में, दूसरी साइड में आप देख रहे हो, इस साइड में आपका 29 तारीख दिखता, और इस साइड में क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के, यानी एक ही कंट्री में, जैसे कौवापुर में से लाइन जा रही है। अब मैं जहां पे बैठा हूं तो मैं 29 तारीख में बैठा हूं, और अगले तारीख अगर उस पार हो गया उस लाइन के तो 30 तारीख हो गई। तो एक ही कंट्री में तारीखें अलग अलग होती, तो इसलिए लोगों ने अडॉप्ट किया कि मैं भाई इधर रहूंगा, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में रहूंगा या वेस्ट साइड में रहूंगा, मुझे एक दिन खोना है या एक दिन पाना है। तो उसके हिसाब से इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब वहीं से तब से चला आ रहा है कि अगर आप 29 था तो अब आप यहाँ 30 होगा, यहाँ पे 28 होगा। इन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को इसीलिए जिगजैग की, पूरी कंट्री ने अडॉप्ट किया इस तरह से कि मैं कौन से साइड में रहना चाहूंगा। अगर ये जैसे उस साइड में रहना चाह रहे हैं, क्या नाम है, ईस्ट वेस्टर्न साइड में, तो वो वहां से लाइन ऐसे जिगजैग सी बना दी गई कि ये लोग भाई इधर हैं, और ये लोग मतलब दो, ये क्या नाम है, ईस्ट साइड में है, लेकिन ये वेस्ट के हिसाब से, यानी उसके आसपास जो है वो एकदम सीधी लाइन लेकर नहीं आ रहे कि नहीं यहीं से पार्ट कर दिया, इधर 29 तारीख, यहाँ 30 तारीख। इन्होंने क्या करा, कंट्री ने जो अडॉप्ट किया, कंट्री ने आप अपने यहाँ 29 तारीख अडॉप्ट कर ली तो आप उसकी 29 तारीख है, अगर 30 अडॉप्ट कर ली तो 30 है। और वो अडॉप्ट करने के बाद उसको लिख दिया गया कि भाई अब है, तो अगले अब हमेशा वो उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। सो ये इस तरह से बना दिया गया कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए, टाइम वगैरह समझने के लिए, क्योंकि टाइम वैसे कुछ पता ही नहीं था। तो इंटरनेशनल डेडलाइन इसीलिए जिगजैग लाइन हो गई कि किसने अडॉप्ट किया अपने को, कि आज जैसे 24 तारीख है तो किसी ने कहा नहीं हमारे यहाँ तो 25 तारीख होगी भाई, हम 24 नहीं मानेंगे। तो वहां पे अब से वो इंटरनेशनल डेडलाइन अपनी उन्होंने वेस्ट साइड वाली ले ली है, किसी ने इंटरनेशनल डेडलाइन ईस्ट साइड वाली ले ली है। तो उसको कवर करने के लिए जिगजैग हो गई लाइन। गेटिंग? बात समझ में आ गई हो गया यो? आपको समझ में आ गई नदीम? तो ये है कहानी। उसके बाद इंटरनेशनल डेडलाइन, अच्छा प्राइम मेरिडियन आप देखें, वहीं पे आप देखेंगे प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है,
ठीक है। अगर आप जो है किधर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड में, तो आप एक प्लस 1 डे हो जाएगा आपका, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। और अगर आप जाते हैं ईस्टर्न साइड में यानी अमेरिका की साइड में, तो आप क्या हो जाएगा, 1 दिन माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी माइनस मतलब कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 360 डिग्री मैंने बताया, 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 आवर, तो ये आपका जो हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री लैटिट्यूड 1 घंटे में ट्रेवल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अगर रशिया के अंदर 31 दिसंबर है, रशिया के अंदर, तो अलास्का के अंदर यानी अमेरिका वाले साइड में, अलास्का के अंदर ये 30 दिसंबर ही मॉर्निंग का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप इधर जाते हैं तो आप 1 दिन लूज कर देंगे। कहाँ पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की साइड में जाते हैं यानी एशिया की साइड में जाते हैं, तो 1 दिन जो है आप लूज कर देंगे, आपका 1 दिन खो जाएगा, क्योंकि आप मतलब 30 तारीख को जिए थे उधर, तो इधर 31 हो जाएगी। और इधर अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे अमेरिका की तरफ, तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि इस साइड में पहले आप हैप्पी न्यू ईयर मनाओ और फिर अमेरिका की साइड में चले जाओ, इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस कर दो, वहां पे अभी 24 घंटे बाद फिर आएगा क्या, 24 तारीख मतलब हैप्पी न्यू ईयर आएगा तब मनाना। ठीक है, तो इस तरह से मतलब दोनों वो है। तो यहाँ पे हर कंट्री जो है, देखिए क्योंकि कंट्री का एक्सटेंट ऐसा होता है कि कंट्री बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हर कंट्री अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट करती है, जिसको एक तो वो रेफरेंस लेती है ग्रीनविच मेरिडियन से कितनी दूर है, वो डिस्टेंस लेती है। जैसे मैंने बताया हमारा 5.5 घंटे लगभग हम दूर मानते हैं, वैसे हम 5.5 घंटे दूर है नहीं, क्योंकि आप देखिए 68 डिग्री हमारा एक्सटेंड शुरू हो जाता है 68 डिग्री पे। तो अगर आप देखिए 15 चौक 60 यानी 4 घंटे दूरी पर है हम लोग किससे, क्या नाम है, किससे, प्राइम मेरिडियन से 4 घंटे की दूरी पर है। ठीक है, 68 डिग्री लगभग 4 घंटे, लेकिन हम लोग उसको 4 घंटे की दूरी नहीं मानते। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फिर क्या होता है, गुजरात के अंदर से और क्या नाम है 68 डिग्री यहाँ पे गुजरात में, और जो है 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में, तो बीच में डिफरेंस कितना हो गया, लगभग कितनी डिग्री का हो गया, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री हो गया ना भाई। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिफरेंस कितना हो गया, 68, 97 में से 68 लगभग माइनस करो तो कितना हो गया, लगभग 30 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, हुआ ना। अरे 97 को 98 मान लो यार, 98 मान लो, 68 98 मान लो, तो 98 अगर मान लिया तो कितना हो गया, वो 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया ना। 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, 2 घंटा, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया ना। 2 घंटे का डिफरेंस का मतलब यह है कि जब 6 बजेंगे कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में 6 बजेंगे, यानी सूरज जब निकलेगा कहां पे, क्या नाम है, गुजरात में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में निकलेगा। गेटिंग, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा, उसके 2 घंटे बाद कहां निकलेगा। तो कायदे से तो ये है कि जब क्या नाम है, जैसे मान लीजिए 5 बजे सूरज दिखता है, मतलब एक टाइम है, या 12 बजे एकदम टॉप पे आता है मान लो, तो रात में जब 12 बजेंगे कहां पे, एकदम टॉप पे, एकदम जब एकदम सामने हो तो 12 बजते ना, तो एकदम सामने अरुणाचल के 12 बजे मान लीजिए क्या नाम है आया, एक मतलब एकदम अरुणाचल पे जो है जब ओवरहेड सन जो आया, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में ओवरहेड आएगा, तो 2 घंटे बाद 12 बजेंगे कहां पे, गुजरात में। गेटिंग, ठीक है, बजेंगे ना, यही तो मतलब हुआ। तो अगर हम इस तरह से टाइम जोन लें तो पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग घड़ी होगी, अलग वॉच होगी, और गुजरात के लिए अलग वॉच होगी, है कि नहीं है। और उन दोनों में यहाँ पे जो क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले हम 11 में सूरज निकालेंगे और वहां पे 6 बजेंगे, और उसके बाद हम गुजरात चले जाएंगे 2 घंटे बाद, वहां पे 6 बजेंगे। गेटिंग, या इसी तरीके से 12, यानी यहाँ पे 2 घंटे पहले 12 बजेंगे, यहाँ पे 2 घंटे बाद 12 बजेंगे। गेटिंग, समझ में आ रहा है, ये टाइम जोन है, टाइम जोन अलग अलग है, तो ऐसे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे घड़ियां बदलनी पड़ेंगी, टाइम जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी कंट्री होती जैसे कनाडा है, कनाडा ने अपने यहाँ पे 6-7 टाइम जोन रख रखे हैं, 6 टाइम जोन आई थिंक, और आई थिंक 11 टाइम जोन रख रखे हैं उसने, रशिया ने। तो टाइम जोन मतलब अलग अलग घड़ियां होती हैं, अलग अलग टाइम जोन दिखाती हैं कि यहाँ पे इस समय इतना बज रहा है, यहाँ पे इस समय इतना बज रहा है, यहाँ पे इस समय इतना बज रहा है, यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। तो ये ऐसे दिखाते हैं, जैसे बोलते हैं ना हमें अभी वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा, तो वहां पे अलग घड़ी होती है, अलग टाइम होती है, होता है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे भी ये चीज
लागू होती है। लेकिन हम लोग क्या करा, हमने कहा भाई हमें 10 टाइम जोन नहीं बनाने, हमें 10 घड़ियां नहीं देखनी है, हमें एक टाइम जोन रखना है। क्या रखना है? एक टाइम जोन। तो हमने क्या किया, अपना एक लोकल टाइम मेरिडियन देख लिया, हमने बीच दिया, मैंने पूरी अपने इंडिया का सेंटर लिया, सेंटर लगभग हमारा आया 82.5 डिग्री पे। मिर्जापुर से हमने वो लाइन लिया और हमने एक लाइन खींच दी कि जब मिर्जापुर पे सन आएगा बीच में एकदम इंडिया के, तब हम मान लेंगे कि पूरे इंडिया में, मान लेंगे ऐसा है नहीं लेकिन मान लेंगे कि पूरे इंडिया में 12 बज गए। ठीक है ना? अब उससे उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह होगा कि सारी इंडिया में टाइम एक ही रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 5 बजे निकल रहा है तो गुजरात में 7 बजे निकलेगा। टाइम जोन वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, बस हमारे सूरज, हम कहते नहीं कि आपके यहां जल्दी सुबह हो जाती है गांव में, ईस्ट में जितने गांव है तो बोलते हैं जल्दी सुबह हो जाती है, दिल्ली में आधे घंटे बाद सुबह होती है, हमारे यहाँ सूरज जल्दी ढल जाता है। तो हमारे यहाँ अभी मगरिब की नमाज होगी 5 बजे, तो आधे घंटे बाद लगभग दिल्ली में होगी 5:30 बजे लगभग, या 7:30 6 बजे। ठीक है ना? गेटिंग? समझ में आ रहा है रिदा? कहा? हाँ हाँ, आपकी घड़ी के हिसाब से 4:30 पे हो रहा था और वहीं दिल्ली में 5 बजे 6 बजे हो रहा होगा, है ना? तो वही है, जितना आप ईस्ट में जाओगे और एक ही टाइम घड़ी लिए रहोगी अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से तो आप, जैसे अगर अभी आपकी घड़ी देखो अपनी, तो आपका जो, आपके हिसाब से यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, कितने बज रहे हैं अभी? 7:55 हो रहे हैं, यानी 8 बजने वाले हैं। ठीक है ना? और अब अभी पता है वहां पे कितने बज रहे होंगे? प्राइम मेरिडियन पे 5.5 घंटे कम चले जाओ, 8 बजे से 5.5 घंटे कम होने का मतलब कितना हो गया? 3, 3:30, 2:30 बज रहे हैं अभी, हैं? 2:30, 2:30 बज रहे हैं ना वहां पे प्राइम मेरिडियन पे, है भाई? 5.5 घंटे पीछे जाओ, कितना बचेगा? वहां पे अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं एक्चुअल में, हम लोग वहां से 5.5 घंटे आगे हैं, मतलब 5.5 घंटे आगे हो गए। जब हमारे यहाँ 12 बजते हैं तो वहां पे जब हमारे यहाँ क्या नाम है, 5:30 बजते हैं तो वहां पे दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, वो शाम के, हाँ दोपहर के, हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजते हैं तो वहां पे दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। तो ये ऐसे फर्क होता है, और ये हमारे इंडिया में भी 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इसीलिए जब अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में 6 बजे सूरज निकलता है, क्योंकि हमने एक ही टाइम ले रखा है। ठीक है ना? तो ये एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द नेशन टू द ग्रीनविच मेरिडियन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, उसके हिसाब से मेजर करते हैं। और हर किसी का मतलब, ये तो हमारा वहां से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको हम बोलते हैं आईएसटी। क्या बोलते हैं? आईएसटी। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को मेरिडियन मान लिया, अपना लोकल मेरिडियन जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है? और ये जो, इसको हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, और ये जो है हमारा जीएमटी से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, ये आगे है तो 5.5 घंटे, जबकि हमारा एक्सटेंड देख रहे होगे आप लोग कि यहाँ पे जो गुजरात वाली साइड लाइन है, यहाँ पे दिख रही है ना, कि जो गुजरात वाली लाइन है 68 डिग्री ईस्ट है, और जो ये क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन है 97 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 2 आवर्स का है, लेकिन एक आवर हमने इधर माइनस किया और एक आवर हमने इधर माइनस किया, बीच की लाइन को मान लिया ताकि इन दोनों पे डिफरेंस हो जाए। अब क्या होगा, एक्चुअल में तो ये हो रहा है कि यहाँ पे 6 बजे, यहाँ पे 4 बजे सूरज मतलब निकल रहा है, तो यहाँ पे 6 बजे निकलना चाहिए, लेकिन हमने क्योंकि बीच में बीच की कहानी ले रखी है तो 1 घंटा इधर, यानी यहाँ पे अगर सूरज 4 बजे निकल रहा है हमारे हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे 4 बजे निकल रहा है तो 2 घंटे बाद यहाँ पे निकलेगा, लेकिन हमारा टाइम जो है उसमें हमने मिडिल वाला टाइम ले रखा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस दिखाई देगा, 2 घंटे का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने बीच के टाइम लिया है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम लेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन अभी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे हम लोग अपने टाइम के हिसाब से, तो एक्चुअल में वो दिखने में 1 घंटे का ही दिखेगा, क्योंकि हमने बीच में आधो आध पे जब टाइम हुआ है तब हमने लिया है, ना कि अरुणाचल प्रदेश के रेफरेंस से लिया है हमने इसके। अब मिर्जापुर के रेफरेंस से ये 1 घंटा आगे है, ठीक है, ये 1 घंटा आगे है और ये 1 घंटा पीछे है, राइट? तो हमारा जो टाइम है एग्जैक्टली जो हम घड़ी में देखते हैं उससे अरुणाचल प्रदेश 1 घंटा आगे दिखेगा और ये 1 घंटा पीछे दिखेगा। यानी यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि यार मिर्जापुर में 6 बजे सूरज निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ 5 बजे ही निकल जाएगा और यहाँ 7 बजे निकलेगा।
1 घंटे का डिफरेंस रहेगा। गेटिंग? कुल मिलाकर यह है कि हमने एक अपने यूनिक वो उसके लिए कि हमें बार-बार ये ना देखना पड़े, घड़ी ना देखनी पड़े, नहीं तो 2 टाइम ज़ोन हम भी बना सकते थे, ठीक है? और इसकी डिमांड भी होती रही है। ये अरुणाचल ये आसाम वाले ना डिमांड करते रहते हैं। ये ब्रिटिश ने लॉन्च किया था चाय बागान टाइम, 1 घंटा अहेड ऑफ आईएसटी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 150 साल पहले चाय बागान टाइम उन्होंने क्या नाम है लॉन्च किया था, किसने? ब्रिटिशर्स ने, जो कि आईएसटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा पहले था। यानी जब आप लोगों को 6 बज रहे हैं तो उनके यहाँ पे 1 घंटा पहले 6 बजेंगे, ठीक है? तो ये टाइम लॉन्च करने की बात की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको रिजेक्ट कर दिया गया, बोला ये कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा, उसी को हम लेंगे। और इसके बाद में इन्होंने कई बार चैलेंज भी किया गया इसका, आसाम गवर्नमेंट डिमांड भी किया कि हम लोग जो है एक अलग से अप्लाई करेंगे चाय बागान टाइम, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। रशिया के अंदर देखो ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग टाइम ज़ोन ले रखे हैं, जैसे ये वाला ज़ोन है, आप देख लो, देखो ये जो पिंक वाला है, फिर आपका ये जो मतलब उसमें दिया हुआ है क्या, ऑरेंज के अंदर ग्रीन, ये सब अलग-अलग टाइम ज़ोन यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना? तो 6-7 टाइम ज़ोन ये लोग लेके, कनाडा ने भी काफ़ी सारे टाइम ज़ोन ले रखे हैं। रिगार्डिंग ठीक है भाई? तो हम लोग जो है 5.5 घंटे अपना आगे हैं, ईस्ट में है तो आगे हैं, उधर होते वेस्ट में तो पीछे होते। तो ये हमने पूरा मैंने आपको कहानी सुना दी है कि किस तरह से होगा। अब यूपीएससी का क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अगर आईएसटी पे 10 बज रहे हैं, ठीक है? 10 बज रहे हैं आईएसटी पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, यानी आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं। तो आप लोकली शिलांग जो है, शिलांग के अंदर 92, इसने बता दिया कि 92 डिग्री पर ईस्ट में शिलांग है, तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके यहाँ पे 10 बज रहे हैं, ठीक है ना? आपके यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है 10 से आगे ही होगा, 10 से पीछे तो होगा ही। ठीक है ना? तो 38 डिग्री 10 यानी क्या नाम है 10 बज के 38 मिनट लगभग टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो चुका होगा, आपके यहाँ कम, क्योंकि सूरज पहले वहाँ पहुँचेगा शिलांग में, उसके बाद ही आपकी तरफ आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जैसे आप लोगों को वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2006 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे पहले वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी का ही है। कह रहा है कि थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास? इक्वेटर कौन-कौन सी कंट्री से पास होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर कौन सा नियरेस्ट है इक्वेटर के, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन से ईयर में आया हुआ है? 2008 में आया हुआ है। ये कौन सा पास्ट है? ये मैंने पहले करा दिया था। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नियरेस्ट कौन सा स्ट्रेट है? क्या क्वेश्चन है? स्ट्रेट पूछा हुआ है कि कौन सा स्ट्रेट जो है वो किसके पास है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पास है, 2008 के अंदर पूछा हुआ है। अगर आप वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वो है, बहुत आसान है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या? जिब्राल्टर दिखाया था? नहीं दिखाया है? चलो मैप खोल लो, लोकेट करो, फटाफट लोकेट करो बेटा, ऐसे नहीं चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता है। लोकेट करिए, मैप खोलिए, एटलस खोलिए। इंटरनेशनल डेट लाइन के पास बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, वैसे आंसर बता दे रहा हूं मैं। बेरिंग स्ट्रेट दिखेगा आपको जस्ट अलास्का, जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन होगी ना, उसे जैसे ही आप नीचे उड़ोगे वहां पे बेरिंग सी होगा, और बेरिंग सी के नीचे यानी अलास्का और उसके रशिया और अलास्का के बीच में आपको दिखेगा बेरिंग सी, वहां पे एक स्ट्रेट दिखेगा, बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है? इंटरनेशनल डेट लाइन पे जाओ, रशिया और अलास्का के बीच में देखो, एकदम कोने में, और आपको बेरिंग सी दिखेगा, वहीं पे आपको दिखेगा बेरिंग स्ट्रेट, दिखा? दिख गया? अरे बेरिंग सी ही है, वहीं पे तो बेरिंग स्ट्रेट होगा, जहां सी होगी वहीं स्ट्रेट होगा भाई मेरे। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, इधर आओ, ये देखो, ये बड़ा वाला मैप है, उसमें देखो लिखा हुआ है, ये बेरिंग सी है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, दिख रहा है? अब उतना बड़े में नहीं दे रखा, लेकिन ये भी और यहाँ देख रही हो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है? और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, देखो बड़ा वाला मैप है, इसके अंदर यहाँ देखो, ये इस जगह पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग सी है और इधर बेरिंग स्ट्रेट है, दिख रहा है? ठीक है ना? और ये अलास्का और इसके बीच में है, ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा, बेरिंग स्ट्रेट है। लेकिन अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसी को तो याद करना नहीं हमें, आप लोगों को ये भी सर्च करना है कि भाई मलाक्का स्ट्रेट कहाँ पे है, क्योंकि इसने नाम ले लिया है तो आपको बताना पड़ेगा मलाक्का स्ट्रेट कहाँ पे है। आपको ये बताना पड़ेगा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि जिब्राल्टर कहाँ है।
है कि नहीं? लोकेट करना इसी को कहते हैं। जरा मुझे लोकेट करके बताइए स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है? मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? बड़ा फेमस है मलक्का स्ट्रेट। कौन बताएगा मुझे मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? किसको पता है? अच्छा किसको पता है? ईमानदारी से बताना किसको किसको पता है? बेरिंग स्ट्रेट तो बहुत फेमस है। अच्छा नदीम तुम्हें पता है ये सारे स्ट्रेट्स? नदीम? अच्छा तो आपको ये पता है? अच्छा चलो स्ट्रेट ऑफ बेरिंग स्ट्रेट पहले से पता है? ओके। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया के पास आपने देख लिया, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट आपके लिए, आप बात करेंगे। उसके बाद में जिब्राल्टर कहाँ पे? जिब्राल्टर कहाँ है? बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही। ठीक है, जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी के पास है, ठीक है ना? तो स्ट्रेट आपने जिब्राल्टर देख लिया। जब आप देखते हो कनेक्ट करता है ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। आप देखोगे जब तो अटलांटिक मेडिटेरेनियन सी के एकदम टिप पे जाओ, वहाँ पे जो मोरक्को वाला पार्ट है ना, उधर जाओ, आपको वहाँ पे दिखेगा। दिख गया? जिब्राल्टर, ठीक है? ठीक है, आपने देखा तो यहाँ पे ऊपर आपको कौन दिखेगा? आपको मोरक्को और नीचे आपको कौन दिखेगा? मोरक्को और ऊपर क्या दिखेगा? क्या नाम है? स्पेन। उसके बीच में आपको एक जगह दिखेगी, क्या नाम है? यूके का आइलैंड दिखेगा, जिब्राल्टर, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, ठीक है, ओके। और ये ध्यान भी रखना है कि किसको किसको कनेक्ट करता है। मान लो आज ये पूछ लिया, कल ये पूछ लेगा कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को कौन कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन को कौन कनेक्ट करता है, राइट? जिब्राल्टर, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है, इसके अलावा मलाक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? बता दिया है अभी? मलाया पेनिसुला में जाओगे तो वहां पे, ठीक है, इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह की साइड में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है? फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है? बोलो। फ्लोरिडा नाम से जाहिर है, एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है इसको, किसी वजह से दिखाया था, लेकिन दिखाया था। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मैंने आप लोगों को किसी वजह से दिखाया था। गल्फ ऑफ मैक्सिको जब दिखा रहा था आप लोगों को अटलांटिक सी से कनेक्ट कराते हुए, तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मैंने दिखाया था आपको, देखिए जरा, दिखाया था। आप एक बार जाइए, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास जाइए, देखिए, देखो मेड इन सी दिख रहा है। और उसमें हवाना देखो, हवाना जो है क्यूबा, क्यूबा आइलैंड दिखो, क्यूबा से, ठीक है, क्यूबा से आप जो है गल्फ ऑफ, जस्ट क्यूबा के ऊपर देखो मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से आप अटलांटिक ओशन की तरफ आओ, क्यूबा से जस्ट ऊपर दिखो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा दिखेगा आपको, दिख गया? दिख गया है भाई? गल्फ ऑफ मैक्सिको से अटलांटिक ओशन की तरफ जाओ, दिख गए? और वहां पे क्यूबा से ऊपर देखो, आप, आपको दिखेगा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, दिख गया? ठीक है जी। अब आपसे पूछ सकता है कि इस गल्फ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से जस्ट नीचे साउथ में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के जाहिर सी बात है। देखो मलाक्का स्ट्रेट यहाँ पे है, देख लो, ये क्या नाम है आपका, ये जो मलेशिया वाला पार्ट है, इसे नीचे ये सुमात्रा, इसके बीच में जो ये स्टार बना हुआ है, स्टेट ऑफ मलाक्का है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यहाँ पे आप देख लो, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में, क्यूबा से जस्ट ऊपर, ये आपको दिखेगा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। उसके अलावा जिब्राल्टर, ये मोरक्को और स्पेन से के बीच वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको जिब्राल्टर। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा? ठीक है।
बेरिंग स्ट्रेट जो आपको दिखा होगा। उसके बाद में एक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो कौन सी कंट्री जो है वो कैप्रिकॉर्न पास होता है, कौन कौन सी कंट्री से, वो आपने अभी पढ़ ही लिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। गेटिंग? तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने देख लिया। अभी आप लोगों को देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ना है आपको, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 के अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और टाइम जोन के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। 6th क्लास की एनसीईआरटी जिन बच्चों ने ना पढ़ी हो, जिसको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, जिनका एकदम बेस वीक हो, वो 6th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ सकते हैं। और टाइम जोन, उसमें आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है, तो एकदम बेसिक से आपको पढ़ना है तो वहां पढ़ सकते हैं। ग्रीनविच मैप में हमने बात की कि ग्रीनविच लाइन पास करता है कौन सी फेमस सिटीज से और कौन सी फेमस कंट्रीज से, ये आपको आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है मैप का? होमवर्क क्या है आपका? यानी होमवर्क आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जिसका बेस एकदम कमजोर हो वो लोग जाएं और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ें। किसमें? 6th क्लास के एनसीईआरटी में। शर्म करने की जरूरत नहीं है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में, और वहां पे टाइम जोन देखिए, सेकंड चैप्टर पढ़िएगा। उसके बाद में आपका जो है मैप जो है उसमें आप ग्रीनविच में लाइन देखिए, और ग्रीनविच लाइन कौन सी फेमस सिटीज और कौन सी फेमस वर्ल्ड की कौन सी फेमस कंट्री से पास होता है, इसको आप देखेंगे ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और उसके अलावा इंडिया की जो आईएसटी है 82.5 डिग्री, जो कि मिर्जापुर से होके इलाहाबाद, मिर्जापुर से होके जा रही है इलाहाबाद से, वो और कौन कौन सी फेमस सिटीज और स्टेट से इंडिया के पास होता है, उसको भी आप लोग घर पे होमवर्क में देखेंगे। गैडिंग? बात आ गई समझ में? है भाई? तो ये आपका होमवर्क है। अब आपका प्योर जियोमॉर्फोलॉजी शुरू होगा। क्या शुरू होगा? प्योर जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है जी। यहां से आपकी असल में जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात शुरू होगी। अब यहां से फिनोमिना शुरू होंगे। अब आप सोचेंगे यार फिनोमिनास पढ़ाने में तो साइंस पढ़ाएंगे सर, तो इसमें हमें मैप की एटलस की कोई जरूरत नहीं है, हमें लाना नहीं है एटलस, लेकिन लेकर आना है। इसमें भी मैं बहुत कुछ लोकेट करूंगा फिजिकली, बहुत सारे माउंटेन, बहुत सारे रिवर, बहुत सारी डिजर्ट्स, वो सब लोकेट करवाऊंगा। तो प्लीज कीप इन माइंड कि कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, कोई एटलस डेली लेकर आना है। ठीक है, अपने साथ हैंडी रख के बैठना है। हम लोग आज बात करेंगे अर्थ के, अब आगे बात करेंगे अर्थ के ओरिजिन की, उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है हमें। उसमें एडवर्स की थेरी है, उसके अलावा जो है मतलब साइल सीमा वाली थेरी है, उसके अलावा जो है हमारे पास अर्थक्वेक की मतलब डायरेक्ट एविडेंसेस की अर्थ कैसा है, उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। और उसके बाद में फिर हम लोग यानी जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर सारी बातें अब हमारी शुरू होंगी। उसके अलावा आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सारी थ्योरी, रॉक साइकिल वगैरह, इनके ऊपर हम लोग आराम से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो अभी तक हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर बात की। आप लोगों का ये वाला टॉपिक हमने कराया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, रीजन फॉर द सीजन ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर मैंने आपको लेक्चर दिया था। जो लेक्चर में 18 मिनट का जो लेक्चर है कि कैसे सीजन बदलते हैं अर्थ के ऊपर, वो आप जो है एक बार देख लीजिएगा लेक्चर को, 18 मिनट वाली, वो आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम जोन की हमने बात की है कि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से टाइम जोन रख लेते हैं, वो अपने हिसाब से रखते हैं, और वो टाइम क्यों बदलता है, जैसे जैसे रोटेशन होता है अर्थ का उसके हिसाब से बदलता है। फर्दर आप जो है बेसिक्स के लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए, और उसमें जो मैंने होमवर्क दिया वो देख लीजिए। कल से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा। आया भैया आपको? रेदा? कुछ कुछ डाउट भी होंगे, कुछ दिक्कतें होंगी। 6th क्लास की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो सेकंड चैप्टर सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला एक बार रीडिंग लगा लीजिए। ओके, ठीक है, ऐसा तो समझ में आ ही गया होगा। और एक बार लेक्चर देख लेना, वो वैसे समझने की जरूरत नहीं, अगर आप लेक्चर देख लेते तो आपको जरूरत नहीं है। आप एक बार लेक्चर देख लेना, वो वाला मतलब 6 मिनट वाला और 18 मिनट वाला, जो 2 लेक्चर पड़े हुए हैं, एक बार उसको देख लेना, जो मैंने आपको ग्रुप में डाला था, सब लोग देख देख लेना, आपको ठीक समझ आएगा। फिर टाइम जोन थोड़ा सा और सर्च कर लेना, पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। कल से जियोमॉर्फोलॉजी शुरू होगी। यहाँ तक की बातें बहुत बेसिक थी। नदीम तो बोर हो गया होगा कि नदीम को लगा होगा सर कितनी बेसिक बातें पढ़ा रहे हो, नहीं? नहीं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन इसमें ये है ना कि तुम्हारा इसमें ज्योग्राफी के अंदर ये जो बेसिक चीजें हैं, इसमें तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हें बहुत सारी जो है मैप वगैरह याद हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा कंसोलिडेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना?
हाँ, तो उसमें ये है कि ठीक है, तुमने बहुत सारी चीज़ें तुम फ़ैमिलियर रहोगे चीज़ों से, लेकिन फिर भी जब दोबारा से रिव्यू करोगे, लोकेशंस नहीं याद रह जाती हैं, वो लोकेशंस याद हो जाएँगी। बहुत सारी थियरीज़ को अच्छे से ब्रश अप करके समझ लोगे, ठीक है ना? तुम्हें मिड ओसिनिक रिज वगैरह पढ़ाया है? एमओआर वगैरह? ठीक है, तो एमओआर वगैरह जो है, इस पे हम लोग बात करेंगे, तो तुम थोड़ा-सा जैसे रिदा को अगर कुछ चीज़ें कम समझ में आए, तो डिस्कस कर लिया करना, उसको बता दिया करना, ठीक है? क्योंकि उसके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। ओके? चलो ठीक है, ओके। फिर वो साइंस में अब तुम्हारी मदद कर दी कि टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। हाँ, मतलब ये मत